हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस। जो भी बच्चे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को चाहे मेजर के रूप में, माइनर या एमडीसी कोई भी रूप में आपने लिए होंगे तो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे एक चीज हम बताते चलते हैं आपको कि पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट यूनिट है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस टोटल 4 यूनिट में बटा हुआ है। यूनिट का मतलब समझिएगा अध्याय। ठीक है, ये 4 पार्ट में बटा हुआ है और चारों पार्ट को अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो जो होने वाला है ये देख लीजिए आप, ये मैराथन है। इसको मैराथन नहीं बोलिए, महा मैराथन है। ठीक है, यूनिट 1 का कुछ नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े भी हैं तो आपको पता चलेगा बहुत चीज नया देंगे यहाँ पे। ठीक है, जो कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए महा मैराथन में पूरा कंप्लीट यूनिट 1 होगा, यानी एक भी चीज आपका यूनिट 1 का नहीं छूटेगा। ठीक है, आज के वीडियो में अगर इसको कर लेते हैं तो बस खत्म कहानी, आपका एक यूनिट खत्म। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, एक ऑब्जेक्टिव का महा मैराथन लाएंगे यूनिट 1 का, उसको देख लीजिएगा, बात खत्म। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तैयार हो जाएगा आपका। फिर सेकंड यूनिट पढ़ाएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का एक एक वीडियो करेंगे, उसको खत्म। यानी टोटल आपका 4 यूनिट है, तो लगभग 8 से 10 वीडियो में, यानी 8 वीडियो मानिए ना, 8 वीडियो अगर दे देते हैं तो खत्म कहानी। उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, उसके बाद आपको देखना भी नहीं है, बस उसका नोट्स लीजिएगा, रट लीजिएगा, बात खत्म। उसके बाद आपके दिमाग में होगा कि सर कौन से बुक से पढ़ा रहे हैं। अगर मान लीजिए आप यूनिट 1 पढ़ रहे हैं या यूनिट 2 पढ़िएगा, अगर आपसे कोई बोलेगा कि पॉलिटिकल साइंस में तुम कौन किताब पढ़ के पास हुआ, तब आप क्या जवाब दीजिएगा? आपको किताब का नाम भी पता होना चाहिए, और जो बुक से हम पढ़ा रहे हैं ना, अगर बोलिएगा तो उसका लाइन बाय लाइन आपको दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे जो बुक से हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आपको पीडीएफ ही नहीं दे देंगे उसका, बल्कि अगर आपको चाहत होगा कि सर हमको उस बुक का जो है ना, कहाँ कहाँ से आप पढ़ाए हैं उसका फोटो खींच के दे दीजिए, तो वह भी दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम बुक से पढ़ा रहे हैं तो हमको डरने की कोई जरूरत है नहीं। तो ये बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत, देख लीजिए इस बुक का नाम है। और ये बुक किसकी है? गांधी जी राय की है। ये राइटर हैं गांधी जी राय, बहुत पुराने राइटर हैं, पॉलिटिकल साइंस में इनका बहुत बुक है। ठीक है, एक तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक किताब आता है, किसका जानते हैं? पुखराज जैन का। ठीक है, पुखराज जैन की जो बुक आती है ना, वह भी है पॉलिटिकल ये सिद्धांत को लेकर। ठीक है, यानी राजनीतिक सिद्धांत को लेकर। ये दोनों बुक को हम आधार बनाकर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे जब भी कोई सवाल पूछेगा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कहा कौन से बुक से पढ़ा, तो ये दोनों बुक का नाम ले लीजिएगा, कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं अब चीजों को एकदम बारीकी से। ठीक है, यानी देखिए आप कोई भी चीज पढ़िए ना, तो आपको ये पता होना चाहिए किस किताब का आप पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि इधर उधर से कुछ भी लाके आदमी आपको परोस दे रहा है और आप उसको पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, तो उसी ढंग से आपको पढ़ना है और अपना अप्रोच क्लियर रखिएगा। किसी भी टीचर से पढ़िए तो उसको बोलिए कि सर आप कौन किताब से पढ़ाए हमको, वो पूछिए उससे, उससे सवाल करना होगा ना। क्योंकि वो अगर इधर उधर का बात बोलेगा तो आप उसको बोलिए कि भाई हमको किताब का पढ़ाना है तो पढ़ाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर हम भी आपको लगे कि हाँ सर आप नहीं पढ़ाते हैं किताब का, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एकदम खुला चैलेंज है। आप आइए, हमारे व्हाट्सएप पे आपको नंबर दे देते हैं। ठीक है, वहां मैसेज कर सकते हैं, बुक का हम आपको पीडीएफ दे देंगे। अब पीडीएफ देखिए, एक साथ आप बहुत लोग मांगिएगा तो तुरंत हम दे नहीं पाएंगे, हो सकता है एक दिन 2 दिन डिले होगा, लेकिन जैसे ही मैसेज देखेंगे आपको भेजेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, इस नंबर पर आप मैसेज करके हमसे ले सकते हैं। ठीक है, इस पे कॉल नहीं कीजिएगा, बता दिए पहले। ठीक है, अब चलिए शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपका जो भी क्वेरीज होता है ना वो हम क्लियर करके चलना चाहते हैं, हम नहीं चाहते बच्चे को बरगला के रखे। ठीक है, तो अब शुरू कर देते हैं। तो देखिए, राजनीतिक विज्ञान का अर्थ और परिभाषा को लेकर पहला क्वेश्चन यूनिट 1 का शुरुआत करते हैं। एकदम आसानी से चलते रहिएगा, देखिएगा सब चीज नया आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए राजनीति जो शब्द है ना, ये अंग्रेजी भाषा का जो वर्ड है, राजनीति जो पॉलिटी जो वर्ड है ना, ये अंग्रेजी भाषा का है। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, तो देखिए ये अंग्रेजी भाषा का जो वर्ड है पॉलिटिक्स, इसी का हिंदी रूपांतरण क्या है? राजनीति है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस शब्द की उत्पत्ति जो है ना, यूनानी वर्ड जो पॉलिस शब्द से हुई है। यानी एक यूनानी वर्ड है पॉलिस, उसी का हिंदी रूपांतरण है, मतलब इंग्लिश रूपांतरण है पॉलिटिक्स, और उसी को हिंदी में बोलते हैं क्या? राजनीति। अब देखिए ये जो पॉलिस शब्द है ना, इसका अर्थ होता है नगर राज्य, यानी कि नगर राज्य इस शब्द का अर्थ होता है। धीरे धीरे इसका अर्थ भी आपको क्लियर होता चलेगा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए राजनीति शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग जो है ना, अरस्तु के द्वारा किया गया था। अरस्तु आप जानते हैं पॉलिटिकल थिंकर थे ये। ठीक है, अरस्तु, प्लेटो, उसके बाद आपको बताएंगे देखिए सुकरात, ये सब का नाम आपको जब भी बताएंगे, मैकियावेली, तो ये सब नाम आप ध्यान में रखिएगा, ये पॉलिटिकल थिंकर हैं, यानी कि चिंतन करने वाले लोग हैं, राजनीतिक
विचारक हैं ये लोग, ठीक है। यानी देखिए, जैसे कि आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगा तो आप क्या कहलाइएगा, इतिहासकार कहलाइएगा। ठीक उसी तरह पॉलिटिकल थिंकर वो होते हैं ना जिनको पॉलिटी में बहुत ज्यादा नॉलेज है या उन्होंने रिसर्च किया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, अरस्तु के बाद जेलिनेक है, सिजविक है, हॉल्टजन है, उसके बाद देखो डार्फ है। ये सभी विद्वानों ने भी राजनीतिक विज्ञान के स्थान पर राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। यानी आपसे वर्ड पूछेगा कि अच्छा एक बात बताइए, राजनीति जो वर्ड है ये किससे बना है, तो आप बोलिएगा सर देखिए ये पॉलिस वर्ड का जो है बना हुआ है, और पॉलिस वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, यूनानी वर्ड है। इसी का ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, पॉलिटिकल और ये पॉलिटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, और ये बना किससे है, पॉलिटिक्स, ये माफ कीजिएगा पॉलिस वर्ड से बना है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है नगर राज्य होता है, और इसकी यूज करता मतलब राजनीति शब्द का सबसे पहली बार यूज कौन किया, तो अरस्तु किया। उसके बाद आप बताइएगा जेलिनेक है, उसके बाद देखिए सिजविक है, हल्टजन है, डार्फ है, ये लोग जो है राजनीति जो है शब्द इसका प्रयोग किए, ठीक है। तो इतना चीज आप इंट्रोडक्शन में लिखिएगा, हर एक क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन यही होता है, इसी ढंग से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए बॉडी पार्ट क्या होता है इस क्वेश्चन का, तो उसको देखिए। प्राचीन काल से ही राजनीति को सभी ने अलग अलग तरह से परिभाषित करने का प्रयास किया। यानी आपसे अगर पूछे कि एक बात बताइए राजनीति जो है उसका क्या परिभाषा है, मतलब व्हाट इज पॉलिटिक्स या व्हाट इज पॉलिटी, तो इसको कैसे परिभाषित कीजिएगा, तो आप बोलिएगा सर देखिए इसको समय समय पर बहुत से विद्वानों ने परिभाषित किया है, इसकी कोई एक परिभाषा नहीं है, समय जैसे बदलता गया वैसे वैसे इसकी परिभाषाओं की संख्या भी बढ़ती गई। इसीलिए बोला जाता है जितने इसके विद्वान हुए उतनी इसकी परिभाषा है। यानी सोच लीजिए अगर 1000 विद्वान हुआ तो 1000 इसका परिभाषा भी दे दिया है, तो उतना परिभाषा पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे एकदम मेनली वही जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए व्यापक रूप से अगर राजनीति शब्द का अर्थ को देखा जाए तो इसका अर्थ होता है शक्ति के लिए संघर्ष करना। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो अपने पावर को बढ़ाना चाहता है, अपना शक्ति बढ़ाना चाहता है, उसके लिए अगर वो संघर्ष करता है तो उसी को बोलते हैं राजनीति, ठीक है, या पॉलिटिक्स बोलते हैं, ठीक है। जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति, देख लीजिए, जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति सम्मिलित रूप से किसी समस्या के प्रति जागरूक हो जाते हैं और समस्या का निदान ढूंढने लगते हैं, वही राजनीति का जन्म हो जाता है। यानी राजनीति का जन्म कहाँ होता है, पॉलिटिक्स का जन्म कहाँ होता है, तो आप सोचिए कि जहां पे आपके सामने कोई परिस्थिति आया, कोई समस्या आया, तो आप उस पर चिंतन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिर हम इस समस्या से कैसे निकले। अभी आपके दिमाग में होगा, आपको पता होना चाहिए कि ग्रेजुएशन में हर एक सेमेस्टर में बढ़िया नंबर लाना होगा, नहीं लाइएगा तो आपको अंतिम रूप से ग्रेजुएशन आप पास भी नहीं कर पाइएगा, पता है कि नहीं। 75% तो आपको आना ही चाहिए कम से कम, नहीं आएगा तो अंतिम अंतिम जो 4th ईयर है वहां पे आपको रोक दिया जाएगा, ये भी बात आप जान लीजिए। यानी कि आप खुद सोचिए कि अभी से आपको इतना मेहनत करना है ना कि आपका अच्छा नंबर भी आ जाए, आप बेहतर तरीके से पास भी हो जाइए, और आप जो है आगे के भविष्य को अपना निर्धारित भी कर ले कि आपको कहाँ जाना है, कौन सी तैयारी करनी है, ठीक है। तो यहाँ जो आप सोचना शुरू कीजिएगा ना अपने जीवन के बारे में, यहीं पे राजनीति का जन्म हो गया। यानी कि कहना ये चाहते हैं ये लोग पॉलिटिकल थिंकर जो है, उनका मानना है कि देखिए राजनीति वही है जहां पे आप चिंतन करना शुरू कर दें, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीति प्रत्येक समुदाय, संस्था, देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पाया जाता है। यानी कि आप सोच लीजिए हर एक जो संस्था है, कोई भी संस्था है जिसमें कि काम वगैरह होता है, वहां पे हो, देश हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो किसी भी देश का, या संगठन हो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उन सब जगह पॉलिटी पाया जाता है या पॉलिटिक्स पाया जाता है, ठीक है। राजनीति की परिभाषा दो भागों में बांटकर हम लोग समझेंगे, कैसे, तो पहले आपको समझना होगा प्रारंभ से द्वितीय विश्व युद्ध तक की परिभाषा को परंपरागत परिभाषा कहेंगे, ठीक है। और दूसरा जो होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो राजनीति की परिभाषा दी गई उसको आधुनिक परिभाषा बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको सीधा समझाते हैं, जो शुरू से यानी कि प्राचीन काल से ही राजनीति की जो परिभाषा दी जा रही थी, और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, यानी जितने भी 1945 तक, आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहां तक चला, 1945 तक चला, यानी 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। तो यहां तक जितनी भी परिभाषा राजनीतिक विज्ञान की दी गई है ना, उसको क्या बोलेंगे, आप खुद सोचिए, तो उसको बोलेंगे भाई परंपरागत राजनीतिक विज्ञान, यानी प्राचीन राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, ठीक है। और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा उसको बोलेंगे जो 1945 के बाद दी गई, यानी कि 1945 के बाद जितनी भी परिभाषा पॉलिटिकल साइंस को लेकर दी गई है उसको बोलेंगे मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए दो सिद्धांत हैं और दोनों सिद्धांत अभी पढ़ा देंगे आपको, ठीक है।
पारंपरिक और आधुनिक दोनों सिद्धांत को आपको समझा देंगे, ठीक है। वो सिद्धांत आपको जब अभी तुरंत पढ़ाएंगे ना पॉलिटिकल सिद्धांत, तो वहां पे उस चीज को क्लियर करेंगे। लेकिन देखिए अब दोनों का परिभाषा अलग अलग ढंग से हम लोग देखेंगे। कौन कौन जो है पारंपरिक जो परिभाषा देने वाले हैं उनका नाम, दो नाम ही बताएंगे, क्योंकि बहुत याद करवा नहीं पाएंगे और आप भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत लिमिटेड चीजें लिखनी होती है। अगर मान लीजिए आपको 15 को लिखवा देंगे, आपको याद ही नहीं होगा, आप खुद सोचिएगा ना, याद नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिटेड पढ़ना है। लिमिटेड का मतलब है कंटेंट ज्यादा होगा लेकिन फैक्ट की बातें जो है वो काम की होगी, ठीक है। उसके बाद जब जैसे ही ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा जो भी होगा ना इससे संबंधित परिभाषा को वहां पे क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको जब क्वेश्चन का आंसर लिखना, तो वो जैसे लिखना उसी ढंग से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए राजनीतिक की परंपरागत परिभाषा क्या है। राजनीति की परंपरागत परिभाषा जो ट्रेडिशनल इसका डेफिनेशन दिया गया उसको अब देखिए। तो देखिए प्रो जैक्स, ये एक प्रोफेसर हैं जैक्स, जो कि राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं, ठीक है। इनके द्वारा इसकी परिभाषा दी गई थी पहले कि भाई देखिए राजनीति में हम राज्य के संगठन कार्य का अध्ययन करते हैं, इसके साथ ही हम उन सिद्धांतों तथा कार्यों का अध्ययन भी करते हैं जिन पर राज्य रूपी संगठन टिका हुआ है। यानी प्रोजेक्ट्स बोलते हैं प्रोफेसर जैक्स कि भाई देखिए राजनीति के अंतर्गत हम लोग उन चीजों का अध्ययन करते हैं ना जिसमें राज्य आता है, संगठन आता है, ये सब आता है, और उसके जो कार्य होते हैं। जैसे कि कोई भी राज्य है उसका कार्य है ना, वो अपना शासन तंत्र चलाता है, वहां पे जो है नेता वगैरह होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, ये सब होता है ना। तो वो उसका भी अध्ययन हम लोग राजनीति के अंतर्गत करते हैं, और उन सिद्धांतों का भी अध्ययन करते हैं जो कि एक राज्य को चलाने के लिए जरूरी है। जैसे हमारे देश में आप खुद सोचिए, कोई ना कोई नियम कानून है ना जिसके तहत हमारा देश चल रहा है। जैसे कि हमारे देश का नियम कानून क्या है, हमारे देश का संविधान, मतलब कि हमारे संविधान में जितने भी नियम कानून दिए गए उसी के बिहाफ पे तो हमारे देश का शासन तंत्र चलता है। तो यही चीज बोला गया है कि राजनीति के अंतर्गत राज्य है, देश में जो कानून नियम कानून चलता है वो सब पढ़ना पड़ता है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए हर्बर्ट जे स्पाइरो के द्वारा भी इसका परिभाषा दिया गया। तो वो क्या बोलता है, तो वो बोलता है राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न मानव संगठन अपनी समस्याओं का निदान करते हैं। यानी कि मानव संगठन, यानी कि मानव के अंदर कोई भी तरह का दिक्कत आता है या इंसान के सामने कोई भी समस्या आता है ना, तो उससे वो छुटकारा पाने के लिए वो राजनीति शब्द का ही यूज करता है या राजनीति का ही प्रयोग करता है। जैसे कि आप ही खुद सोचिए, आप पढ़ाई करते होंगे तो आप कभी ना कभी ऐसे किए होंगे अपने दोस्त यार से, अगर आपको कॉपी कलम उनसे लेना है या नोट्स लेना है तो कुछ ना कुछ आप बुद्धि लगाते होंगे, उसी तरकीब क्या उनसे अपना नोट्स वगैरह आप प्राप्त कर लेते होंगे। तो वहां भी आप क्या किए, राजनीति का ही यूज किए ना, ठीक है। उसी तरह आप देखिए राजनीति की आधुनिक परिभाषा क्या क्या है, अब उसको देख लीजिए। तो देखिए राजनीति संबंधी जो भी परिभाषाएं प्राचीन समय में दी गई थी ना, उसका वर्तमान समय में परिवर्तन कर दिया गया, यानी उसमें संशोधन किया गया। बोला गया कि देखिए प्राचीन काल में जो परिभाषाएं दी गई थी वो अलग थी, अब लेकिन हम जो देंगे नए वाले, आधुनिक वाले जो नए लोग आए, इन्होंने 1945 के बाद जो भी परिभाषा दिया इसको आधुनिक युग का परिभाषा बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्तमान समय में राजनीति का क्षेत्र विस्तृत दिखाई देता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए इनकी परिभाषाओं में भी विस्तार देखने को मिलेगा और उनकी परिभाषाओं में भी परिवर्तन दिखेगा। यानी कि देखिए पहले जो था राजनीति का जो क्षेत्र था, स्कोप जो था, जब अभी पढ़ाएंगे आपको तो उसमें देखिएगा वो ब्रॉड था, यानी कि कम मतलब विस्तृत था, यानी संकीर्ण था, छोटा था। लेकिन वर्तमान में इसका जो स्कोप है ना बहुत बड़ा हो गया है। अब जब बड़ा स्कोप हुआ तो इसका परिभाषा भी बदलेगा ना। तो वही चीज हुआ कि आधुनिक जो लोग थे या आधुनिक जो परिभाषा देने वाले राजनीतिज्ञ थे या विचारक थे, उन्होंने इसको अलग ढंग से परिभाषित किया। तो देखिए रॉबर्ट के अनुसार क्या परिभाषा दिया गया, रॉबर्ट के द्वारा देखिए परिभाषा दिया गया, राजनीति मानव समुदाय पर शासन करने की कला है। यानी रॉबर्ट बोलते हैं कि राजनीति जो है वो मानव समुदाय पर शासन करने का एक कला है, या एक तरह से कहिए तो वो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये आर्ट है वो, ठीक है, जिसके माध्यम से आप कोई भी मानव पे शासन तंत्र को चला सकते हैं, मानव पर आप एक तरह से शासन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी देश में शासन तंत्र चलता है तो उसको चलाने के लिए एक कला अगर जरूरत है कोई भी कला का, तो वो है राजनीति, ठीक है। उसके बाद देखिए लिप्सन कहता है कि राजनीति में मेरा आशय सक्रिय विवाद से, ये लिप्सन बोलता है ना कि राजनीति से मेरा आशय ये है कि इसमें जो विवाद वगैरह जो भी होता है इंसान के अंदर, वो राजनीति के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, ये लिप्सन बोलता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला परिभाषा भी अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला है हिलमेन का। तो हिलमेन बोलता है ना कि राजनीति इस बात का विज्ञान है कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है। यानी कि हिलमेन बोलता है ना कि कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज को प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त किया, क्यों प्राप्त किया, कब प्राप्त किया, ये सब जब हम लोग सोचते हैं ना,
तो इसी को राजनीति बोलते हैं, ठीक है। तो ये हिलमैन का डेफिनेशन था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अंतिम में इसका निचोड़ मतलब आपको पता होना चाहिए कि निचोड़ इसका क्या लिखिएगा आप अंतिम में, तो उसको अब लिखते हुए चलिएगा। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीति शब्द जो है ना, ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना तो है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य, लेकिन इसमें नगर राज्यों की स्थिति, उसके कार्य प्रणाली और उस राज्य की अन्य गतिविधियों को भी मतलब उन चीजों का भी अध्ययन किया जाता है। यानी राजनीति जो है ना, इसका अर्थ होता है नगर राज्य, उसमें जो भी एक नगर राज्य के अंतर्गत जो भी गतिविधि होता है, कोई भी तरह का उसमें जो भी कार्य प्रणाली चलता है, उन सभी चीजों को अध्ययन कहाँ पे करते हैं हम लोग, यही राजनीति के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का जो कि आपसे अभी क्वेश्चन हम जो आपको दिखाए थे कि इस क्वेश्चन का नाम क्या था, तो वो अब देख लीजिए कि राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषा को लिखें। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका अंतिम पार्ट होता है निष्कर्ष, यानी कि निष्कर्ष हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है। ये बात हम सिखाते जा रहे हैं और सीखते चलिए कि निष्कर्ष हर एक क्वेश्चन में आपको लिख देना है, ठीक है। अगर हम कोई भी क्वेश्चन में मान लीजिए हम छोड़ दिए होंगे निष्कर्ष ना, तो उसको आप अपने मन से बना लीजिएगा, लेकिन लिखना जरूर है, आप 4 लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं राजनीति विज्ञान मनुष्य के उन क्रियाकलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है जिसका संबंध जो है उसके जीवन के राजनीतिक पहलू से तो है, यानी मानव के राजनीतिक पहलू से जो संबंधित चीज है उसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। उसके बाद इसमें मनुष्य के अन्य क्रियाकलापों का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। और देखिए राजनीति जो है ना, राजनीति पहलुओं का अन्य पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इतना आप इसका जो है एकदम अंतिम में कंक्लूजन लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया, यानी कि राजनीति का अर्थ, यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज पॉलिटिक्स एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप इसको यही लिखिएगा, ठीक है। यानी आपसे अगर पूछ दे व्हाट इज पॉलिटिक्स एंड राइट द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कि पॉलिटिक्स क्या है, यानी राजनीति क्या है, उसके परिभाषा को लिखिए। तो यही चीज इतना लिख दीजिएगा, ये आपका खत्म हो गया। और ये जब भी क्वेश्चन बनेगा ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये लॉन्ग नहीं बनेगा, यानी लघु उत्तरी होगा, दीर्घ उत्तरी नहीं, ठीक है। इसको जब भी लिखिएगा तो आपके पास जानते हैं कितना कम रहता है समय ना, आप सोच नहीं पाइएगा अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाइएगा तो, ठीक है। तो आप देखिएगा 2 पेज में ही आप लिख पाइएगा इसको। अगर आप अपने कॉपी में लिखने बैठिएगा ना, तो ये क्वेश्चन आप लिखिएगा तो 3, साढ़े 3, 4 पेज हो जाएगा। लेकिन वहां पे एग्जाम में आप 2 ही पेज में इसको पूरा करना होगा, ठीक है। यानी कि आपके पास समय ही नहीं रहेगा, आपके पास समय का अभाव रहेगा, तो आपको उस हिसाब से अपना काम करना होगा। अब चलिए दूसरे सवाल को देख लेते हैं, यानी दूसरा सवाल, दूसरा नया टॉपिक, उसको देखिए। अब देखिए आप पढ़ लिए राजनीति क्या है, राजनीति का जो है परिभाषा देख लिए। अब उसी में आपको देखिए आपका जो सिलेबस है ना बच्चों, उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब होता है कि राजनीति विज्ञान का जो राजनीति सिद्धांत का जो है ना, आपको समझ विकसित करना है, ठीक है। तो इसमें आपको जब आप राजनीतिक सिद्धांत को जब पढ़ते हैं तो राजनीति सिद्धांत को भी पढ़ना पड़ेगा। यानी राजनीति अभी आपको बता दिए, बट इसके सिद्धांत को, थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा अब कि राजनीति का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। इसकी व्याख्या करें। अगर आपसे पूछ रहे राजनीति सिद्धांत क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। या कोई भी तरह का क्वेश्चन आपसे बने कि राजनीति सिद्धांत को लिखिए, राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखिए। कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछे राजनीतिक सिद्धांत को लेकर, इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसको इसी ढंग से लिखिएगा जैसे अभी हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो अब समझिए सिद्धांत आखिर क्या होता है। सिद्धांत का मतलब होता है न्यूटन का लॉ, आप सुने थे न्यूटन का थ्योरी। तो वो थ्योरी क्या था कि वो बोला ना कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण है उसी के वजह से कोई भी चीज को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आके गिरता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक कलम आपके पास होगा, अभी लिखने के लिए रखे होंगे, तो उसको कुछ नहीं कीजिए, ऊपर फेंकिए, मतलब हवा में फेंकिए और उसको लोकने का प्रयास कीजिए, यानी कैच लेने का प्रयास कीजिए। तो आप देखिएगा वो नीचे ही गिरेगा, ऊपर में नहीं अटकेगा कहीं पे, ठीक है। तो ये कौन दिया था, न्यूटन का सिद्धांत था। यानी देखिए न्यूटन वो सिद्धांत दिया कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी चीज हवा में नहीं लटक कर बल्कि नीचे जमीन पे आके गिरती है। तो ये सिद्धांत बन गया। चूंकि इस पर हर एक इंसान को मतलब विश्वास करना पड़ा। बाद में सबों ने इस पे रिसर्च किया कि जो न्यूटन दिए हैं सिद्धांत वो गलत है, लेकिन उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नहीं भाई, न्यूटन जो दिया है वो सही सिद्धांत है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही सिद्धांत वो चीज होता है ना, जो किसी भी चीज में अगर लग जाए, किसी भी विषय में लग जाए ना, तो वो अंतिम होता है, ठीक है, वो सही चीज होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी आप पढ़े होंगे x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा, उसका फॉर्मूला है, वो चूंकि प्रूव्ड है, ठीक है, तो वो सिद्धांत बना हुआ है, ठीक है। ठीक वैसे ही पॉलिटी में भी जब सिद्धांत लग गया ना बच्चों, तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉलिटी भी एक स्वतंत्र विषय बन गया।
यानी इसको भी अब कोई चुनौती नहीं दे सकता है, ऐसी चीजें हो गई, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था कि राजनीति जो है सिद्धांत के रूप में था, लेकिन ये धीरे धीरे इसका विकास हुआ और ये पॉलिटी जो है एक सिद्धांत के रूप में विकसित हो गया, ठीक है। ये कंसेप्ट है जो कि हम आपको बता दिए। अब चलिए यहाँ से धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा का थ्योरिया शब्द से हुआ है, ठीक है। पहली बात ध्यान में रखिए, जो सिद्धांत है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी, ठीक है। तो थ्योरी को ही जब आप देखिएगा, लेटिन भाषा का जो वर्ड है, यानी यूनानी भाषा का जो वर्ड है, उसमें इसको बोलते हैं थ्योरी को थ्योरिया, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखिए, जिसका अर्थ होता है समझने की दृष्टि। यानी कोई भी चीज को आप समझना चाहते हैं ना, तो उसका थ्योरी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि देख लीजिए, आप मैथ का थ्योरी पढ़े तब तो उसके सवाल को करते थे, ठीक वैसे ही आप साइंस में थ्योरी पढ़े होंगे तब तो आप चीजों को समझे। जैसे कि न्यूटन का थ्योरी आप पढ़े ही होंगे, तो उसके बाद ही तो आप न्यूटन के थ्योरी को समझे, तब आपको समझ में आया गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो उसी तरह कोई भी चीज को समझने के लिए ना थ्योरी का जरूरत होता है, ठीक है। सिद्धांत वह तर्क संगत अनुमान है ना, जो किसी भी घटना के मूल कारणों की विवेचना करता है। यानी सिद्धांत के द्वारा कोई भी घटना अगर घटित हुआ है ना, उसके पीछे के क्या कारण थे ना, उसको जानने में ये मदद देता है, ठीक है। सिद्धांत के द्वारा ही हम किसी भी वस्तु की व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं। यानी कोई भी वस्तु है ना, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहिएगा ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक और थ्योरी होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम आपको बोले कि अच्छा एक बात बताइए, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर मान लीजिए आप रात में सो रहे होंगे और वीडियो आप कहीं भी बेड पे रख दिए होंगे, ठंडा दिन है तो आप कहीं भी बेड पर रख के आप देख रहे होंगे हमारा वीडियो, तो आपको हम बोलेंगे अच्छा एक बात बताओ कि तुम हमारा वीडियो कब देख रहे हो, तब आप क्या बोलिएगा कि सर हम आपका वीडियो रात में देख रहे हैं, ठीक है। तो रात में देख रहे हैं तो हम बोलेंगे हम कैसे माने कि तुम रात में दिख रहा है, हो सकता है तुम दिन में देख रहा होगा। तो आप बोलिएगा सर देखिए, ऐसा है कि 12 घंटे के बाद रात भी होता है और दिन भी होता है, ये एकदम सिद्धांत के रूप में चल रहा है और ये वास्तविक सत्य है। तो इसीलिए अभी जो हम देख रहे हैं या अभी जो हम आपको मैसेज कर रहे हैं ये रात है, और इसके लिए आपके पास एविडेंस है कि आपको जो मैसेज किया उसको देख लीजिए, आप समझ जाइएगा। तो यानी थ्योरी का मतलब ये होता है ना बच्चों, कि वो एकदम एविडेंस दे देता है कि भाई चीजें जो सही है उसी के आधार पर, ठीक है। देखिए, कोई भी चीज को हम तोड़ के बताते हैं ना या समझाते हैं ना, तो इसका रीजन है प्रैक्टिकल लाइफ से आप समझ के रखिएगा ना बच्चों, तब आपको चीज लिख दीजिएगा, ये सब भी आप लिख दीजिएगा। लेकिन अगर आप समझ के नहीं जाइएगा, रटवा के दे देंगे, भेज देंगे आपको, तो आप जानते हैं आधा लिख के आइएगा, आधा छोड़ के आ जाइएगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा बहुत हमारा क्लास जो होता है ना, उसमें समझाने पर ज्यादा फोकस होता है, लेकिन आपको जो है अस्वस्थ कर देते हैं कि आप अगर पढ़ लीजिएगा ना, तो आपसे एक भी सवाल छूटेगा भी नहीं, क्योंकि हम कोशिश ही वैसा करते हैं कि आपको एकदम मेहनत करके पढ़ा दें और आप अच्छा करके आ जाइए, ठीक है। तो देखिए, इसका मतलब हो गया सिद्धांत मुख्य अर्थ होता है विषय वस्तु की व्याख्या करना। कोई भी चीज का व्याख्या करना ही सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। किसी भी विषय को एक स्वायत्त अनुशासन बनाने के लिए उसमें सिद्धांत की जरूरत पड़ती है। यानी कि कोई भी विषय है ना, उसमें यह बहुत जरूरी होता है कि उस विषय को एक स्वायत्त यानी कि स्वतंत्र विषय बनाया जाए। जैसे कि इतिहास है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये सब विषय जो थे ना बच्चों, पहले स्वायत्त विषय नहीं था। जब इसमें थ्योरी लगा ना, इसमें सिद्धांत दिए गए ना, तब ये स्वायत्त विषय बना, यानी स्वतंत्र विषय बना, ठीक है। यानी इससे पहले ये लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते थे ये सभी विषय, लेकिन बाद में आप देखिएगा धीरे धीरे ये सब अलग अलग विषय के रूप में फैलते चले गए, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसीलिए राजनीतिक शास्त्र को भी एक स्वतंत्र विषय बनाने के लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं। राजनीतिक विज्ञान में सिद्धांत के द्वारा ही इसे स्वतंत्र तथा एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया गया है। यानी कि देखिए, राजनीतिक विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया गया है, कैसे? तो इसमें एक थ्योरी देकर, बहुत तरह का थ्योरी देकर, ठीक है। तो ये बात ध्यान में आप रखिएगा कि सिद्धांत होता क्या है, सिद्धांत का मतलब क्या है, और राजनीति विज्ञान में सिद्धांत क्यों दिया गया, ताकि इसको स्टेबल कर सके, इसको एक स्वतंत्र विषय बनाया जा सके, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, राजनीतिक सिद्धांत को दो प्रमुख धाराओं में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे। यही बात आपको बताए थे कि राजनीतिक विज्ञान में हम लोग ना दो धाराओं को पढ़ते हैं। पहला होता है परंपरागत धारा, जिसको बोलते हैं क्या, ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच, जिसको आधुनिक धारा बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी हिंदी में जो है ना, आपको पता नहीं चलेगा, परंपरागत धारा पूछ भी नहीं किया गुरुजी, आप पढ़ा के भेजे और यहाँ पूछा नहीं, तो आप इंग्लिश तुरंत देख लीजिएगा, ट्रेडिशनल नहीं लिखा है, अगर ट्रेडिशनल लिखा होगा तो बोलिएगा वही वही है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम खाली बदला है, ठीक है। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन जो है ना उल्टा पुल्टा कर देता है, नाम बहुत हिंदी में है बाबू, ठीक है, इसीलिए इंग्लिश वो वाला थोड़ा बहुत ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है। तो देखिए, परंपरागत धारा क्या है, इसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई कल्पना पहले ही कर ली जाती है और उसके बाद
कल्पना को रचनात्मक रूप दिया जाता है। जैसे कि अभी हम आपको बता देते हैं, देखिए ये परंपरागत धारा जो था ना बच्चों, आपको अभी ट्रेडिशनल अप्रोच बताए थे ना तुरंत, कि देखिए 1945 से पहले जितने भी आपको बताए थे पॉलिटिकल साइंस का जितना भी पॉलिटिकल थ्योरी दिया गया या सिद्धांत दिया गया या फिर परिभाषा दिया गया था राजनीति का, उसको हम क्या बोले थे? उसको बोले थे परंपरागत धारा। और आधुनिक जो विचारधारा वाले लोग जो इसका परिभाषा दिए थे पॉलिटिकल साइंस का या राजनीति का, उसके बारे में हम क्या बोले थे कि देखिए बाबू, आधुनिक विचारधारा वाले जो परिभाषा दिए वो 1945 के बाद दिए, और 1945 से पहले जो दिए उसको परंपरागत धारा वाले लोग में उसको जोड़ते हैं। तो देखिए ये जो परंपरागत यानी प्राचीन जो लोग थे जिन्होंने राजनीति विज्ञान के सिद्धांत को दिया ना, उन्होंने क्या किया कि वो सोचते ज्यादा थे, यानी उनका चिंतन होता था। जैसे कि आप खुद सोचिए कि अभी एकदम आपके पास मतलब करोड़ों रुपया आ जाए, आप घर ले लीजिए, लग्जरी लाइफ जी लीजिए, तो ऐसा क्या है? कल्पना है, ये हकीकत तो नहीं है। आप सूत के उठिएगा और ऐसे सोचे आप रात भर, और भोरे उठिएगा तो पता चला आप वही खाट पे सोए थे जिस खाट पे आप रात में सोए थे। आप कोई लग्जरी वाला घर में नहीं है, आप वही घर में है जो आपके पिताजी बना के रखे हुए हैं। तो यानी कि आपका जो ये कल्पना है ना, ये सही तो नहीं होता है। तो ठीक वैसे ही जो शुरू में इसका जो धारा है परंपरागत धारा, ये कल्पनाओं पर आधारित है, यानी ये सोचता लंबा लंबा चीज था, लेकिन इसका हकीकत कुछ और था। ठीक है, तो पहले देखिए इसमें जैसे वो आपको उदाहरण बता देते हैं। प्लेटो ने पहले दार्शनिक राज्य की कल्पना की और फिर इस कल्पना के आधार पर उन्होंने आदर्श राज्य की संरचना का निर्माण कर दिया। यानी प्लेटो जो है ना, वो चाहता था कि ऐसा राज्य हो ना, जिसमें वो चाहता था, जैसे कि अभी हम लोग का देश है ना, तो प्लेटो बहुत पहले ये सोचते थे ना कि ऐसा देश होना चाहिए, ऐसा राज्य होना चाहिए जिसमें कि जो जनता है ना वही मालिक हो, उसके ऊपर कोई शासन नहीं चलाए। लेकिन आज क्या है, आज हमारे ऊपर शासन चलाते हैं देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये लोग चलाते हैं ना। लेकिन वो चाहता था प्लेटो कि जनता ही मालिक हो, जनता के ऊपर कोई नहीं हो। ठीक है, और उसके निर्माण के लिए वो बहुत तरह का सिद्धांत भी दिया, आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लेटो का थ्योरी जो है ना स्टेट को लेकर, वो आपको आगे पढ़ना होगा, अभी नहीं, 2-3 सेमेस्टर के बाद देख लीजिएगा, आपको पढ़ा देंगे हम। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के बाद है शायद, उसको हम पढ़ाएंगे, थर्ड सेमेस्टर तक तो नहीं है। तो वो जो प्लेटो दिया था ना राज्य का सिद्धांत, उसमें यही चीज बताया था कि भाई देखिए, जो जनता है वही मालिक हो और वही अपना शासन तंत्र को चलाए। तो देखिए ये कैसा सोच रहा था कि जनता को मालिक बना रहा है, यानी कि कल्पना उसका कैसा है कि भाई जो हो ही नहीं सकता वो आप चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको आपके घर में आपके मम्मी पापा हैं, तो आपको मालिक बनने देंगे? नहीं देंगे, मम्मी पापा खुद मालिक रहेंगे। तो ठीक वैसे ही प्लेटो उस समय सोचते थे, इसीलिए इसको परंपरागत धारा बोलते थे। और आधुनिक धारा का मतलब होता है ना बच्चों, वो लोग जो वास्तविकता को सोचते थे, यानी कि आपके घर में अगर मम्मी पापा आपके मालिक हैं आपके घर के, तो ये आधुनिक धारा वाले बोलते हैं कि वही मम्मी पापा हमारे जो मालिक हैं वही रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। ठीक है, हम नहीं सोचते हैं कि हम रहें। ठीक है, ये है आधुनिक धारा, यानी जो सही है उसी को ये मान रहा है, और परंपरागत धारा ये मानता है कि जो नहीं है उसको ये मान रहा था। ठीक है, तो इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप आधुनिक धारा का विकास हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस धारा के अंतर्गत राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक तथ्य को समझकर सिद्धांत निर्माण किया जाता है। यानी इस धारा वाले लोग जो है ना, आधुनिक धारा वाले लोग ये बोलते हैं कि देखिए कोई भी चीज का वास्तविक मतलब चीजों को समझिए, उसके बाद ही कोई सिद्धांत को मतलब उसका विकास कीजिए। ये धारा वाले बोलते हैं, कौन? आधुनिक धारा वाले। यानी ये बोलते हैं जो तथ्य है, अगर मान लीजिए हमारे पास तथ्य है कि दिन अभी है, तो दिन को मानिए ना, उसको रात मत बोलिए, दिन को रात बोलना सही नहीं है, ये बोलते हैं आधुनिक धारा वाले। यानी जो सही है उसी को ये मानता था। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके अंतर्गत राजनीतिक शास्त्री स्वयं राजनीतिक व्यवहार के क्षेत्र में जाकर राजनीतिक व्यवहार का अवलोकन करता है, आंकड़े इकट्ठा करता है, फिर उससे संबंधित सिद्धांत का निर्माण करता है। इस सिद्धांत का संबंध वास्तविकता से है, यानी ये रियलिटी से संबंधित है। यानी आधुनिक धारा वाला जो व्यक्ति है या सिद्धांत जो देते थे विद्वान ना, उनका सीधा संबंध ये है बच्चों कि वो रियलिटी को बताते हैं। और वहीं आप देखिएगा परंपरागत धारा वाला क्या बोलते हैं, वो सोचते हैं, सपना में खोए रहते हैं, यानी कि वो सोच रहे हैं आहा हमारे पास इतना अच्छा चीज होता है, ये होता, वो होता, दिस होता, दैट होता है। लेकिन ये आधुनिक धारा वाले बोलते हैं वो सब कुछ नहीं, हमारे पास जो है उसी में हम खुश रहेंगे, उसी में हम रिसर्च करेंगे, उसी में चीजों को खोजने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये दोनों धाराओं को याद रखिएगा बच्चों। देखिए हम जान रहे हैं कि थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो रहा होगा कि सर यहाँ वहाँ का एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, लेकिन आप खुद ये रियलाइज कीजिएगा, एग्जाम दे के आइए आप, यकीनन आपको आभास हो जाएगा कि सर जो बता रहे थे उसका तरीका कितना सॉलिड था। ठीक है, तो इस चीज को आप बाद में समझिएगा, अभी आप पढ़ते चलिए, मेरे बातों को केवल सुन लीजिए 1 घंटा, यकीन मानिए आप बेहतर करके आइएगा। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा जो है इसी में
अगला पॉइंट इसका, राजनीतिक सिद्धांत के प्रकृति को देख लीजिए, यानी राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है। जब आपको बताया राजनीतिक सिद्धांत दो तरह के लोगों ने दिया, जैसे परंपरावादी और आधुनिक धारा के लोगों ने, तब इसकी प्रकृति भी दो तरह से हम लोग को पढ़नी होगी, परंपरागत प्रकृति और आधुनिक प्रकृति, दोनों धारा की प्रकृति अलग अलग है, तो दोनों की प्रकृति को, नेचर को, दोनों का इसका समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या थी उसको देखिए। परंपरागत विचारकों के द्वारा स्थापित राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति निम्नलिखित है, ऐसे लिखिएगा। उसके बाद बताइएगा परंपरागत सिद्धांत मूल्य पर बल देता है, यानी कि ये नैतिकता मूल्य पर बल देता है, ठीक है। ये ऑथेंटिक यानी कि वास्तविकता पर बल नहीं देता है, ठीक है। दूसरा बात, यह सिद्धांत आदर्शवादी है, यानी कि सोचता बहुत कुछ है। आदर्शवादी का मतलब होता है ना बच्चों कि एगो आप कोई भी टाइमलाइन सेट कर लीजिए, आप किसी को आदर्श मानते होंगे, जैसे हम लोग सब कोई स्वामी विवेकानंद को मानते हैं अपना आदर्श, उसके बाद हम लोग किसको, एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हैं। तो ठीक वैसे ही ये लोग सोचता है कि बढ़िया ही हो खाली, ठीक है। ये आदर्शवादी विचारधारा रखता है, ठीक है। यह क्या होना चाहिए पर बल देता है, यानी कि ये सोचता है ना कि जो है इस पे नहीं, हमारे लिए अच्छा, मतलब ये सोचता है कि हमारे पास लग्जरियस गाड़ी हो, हम अच्छे से घूमे, हमारे पास बड़का घर हो, ये सब सोचने वाला ये लोग है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका अध्ययन संकीर्ण है, क्योंकि उन्होंने केवल विकसित यूरोपीय देशों तक के शासन तंत्र को ही इसका मूल केंद्र बनाया था। यानी इसको जो है ना परंपरागत सिद्धांत वाले लोग जो है ना, ये मुख्यतः जो यूरोपीय देश है ना, यूरोपियन कंट्री है, उसी को केंद्र में रखकर अपना सिद्धांत दिए थे, ठीक है। इसीलिए इसका जो क्षेत्र है वो बहुत सीमित है, बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण वाले जो लोग हैं इसके जस्ट विपरीत है, उसको ध्यान में रखिएगा। उनका जो क्षेत्र है वो पूरा विश्व है, यानी वो सभी को ध्यान में रखकर अपने विचार को दे रहे थे। उसके बाद उनमें वास्तविकता पर बल दिया जाता था, और वहां पे आप देखिए परंपरागत दृष्टिकोण वाले आदर्शवादिता पर बल दे रहे थे। और लेकिन ये जो है आप देखिए आधुनिक जो सिद्धांत वाले लोग हैं, राजनीतिक सिद्धांत वाले जो लोग हैं आधुनिक वाले, ये बोलते हैं कि वास्तविक जो सही घटना है उसी को हम मानेंगे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। यह सिद्धांत यथार्थवादी, यानी कि जो ऑथेंटिक चीज है ना उस पर ये लोग बल देते हैं। उसके बाद यह क्या है इस पर बल दिया जाता है, यानी कि हम अगर गरीब हैं तो हम गरीब क्यों है, कैसे हैं, इस पर ये लोग बल देते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि हम गरीब हैं तो हम अमीर बन जाएं, अमीर बनने का ख्वाब नहीं देखते हैं। ये पहले बोलते हैं हम गरीब हैं तो गरीबी को दूर करने का प्रयास करो पहले, ठीक है। इसका अध्ययन बहुत विस्तृत है, हम अभी बताया आपको। इसका अध्ययन विश्लेषणात्मक और अनौपचारिक है, यानी कि एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, ठीक है। तो ये अनौपचारिक है, ठीक है, यानी कि फॉर्मल नहीं है ये, ठीक। उसके बाद देखिए यह राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है, यानी ये पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसका अध्ययन करता है। कौन, ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। तो इसके नेचर को हम समझा दिए, यानी कि अब देखिए यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत का जो थ्योरी था वो खत्म हो गया। आपसे बोलेगा जो भी क्वेश्चन हम आपको बताए थे राजनीतिक सिद्धांत पर प्रकाश डालें, या आपसे क्वेश्चन पूछे राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताइए, तो यही लिखना है। पूरा खत्म हो गया ये टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, जो नया टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र, ठीक है, यानी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र पर प्रकाश डालें, या राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र को लिखिए, ऐसा भी शॉर्ट में पूछा था कि राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के बारे में लिखिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आप लिखेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन इसी तरह बनाइएगा जो अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसी तरह बनाइएगा, ठीक है। तो उत्तर लिखते हुए इसको लिखते चलिएगा। वर्तमान समय में राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र काफी विस्तृत हो गए, यानी बड़ा हो गया, ब्रॉड हो गया है। इसमें विभिन्न विद्वानों तथा यूनेस्को सम्मेलन द्वारा राजनीति विज्ञान के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए, उसके कारण जो है ना इसका आधार जो है ना बहुत बड़ा हो गया है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती है, जिसको अब धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। यानी सीधा समझ जाइए, पहले जो राजनीतिक जो विज्ञान था ना उसका क्षेत्र छोटा था, ठीक है। लेकिन अभी जो है ना इसका क्षेत्र बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, तो इसका रीजन है ना कि इसके ऊपर एक बैठक हुआ था यूनेस्को में, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में बहुत तरह का मंथन हुआ, चिंतन हुआ। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि राजनीति विज्ञान जो है केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, राज्य के बाहर भी है। ये मानव के जीवन से भी संबंधित है, सरकार से संबंधित है, राज्य से संबंधित है, अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनसे संबंधित है। यानी इसमें बहुत सी चीजों को जोड़ दिया गया, ठीक है। इसीलिए इसका जो क्षेत्र है वो ब्रॉड हो गया, बड़ा हो गया, विस्तृत हो गया। इसीलिए इसको अब हम लोग एक एक करके समझेंगे इसका क्षेत्र क्या है। लेकिन उससे पहले एक डायग्राम आपको बनाना है आपके आंसर में। अपना बुकलेट जो बना रहे होंगे या जो आप आंसर कॉपी बना रहे होंगे, जो अभी आप लिख रहे होंगे, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप लिख रहे हैं तो इस तरह का डायग्राम अपने आंसर कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसको जो है ना इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद तुरंत यही बात बनाइएगा, ठीक है। तो इसको इसी तरह लिखिएगा, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र लिखिएगा और उसको इसी तरह से डायग्राम के रूप में सजा दीजिएगा,
ताकि इससे ये फायदा होता है ना कि आपको नंबर ज्यादा मिलता है। टीचर को लगता है ये पढ़ के आया है, ऐसा नहीं है कि खाली ये कुछ से कुछ लिख रहा है, ऐसा नहीं है, ये पढ़ा है तभी लिख रहा है। और ये चीज का एहसास आपको नहीं होगा, जो आपके सीनियर है उनको पता है कि इसका कितना लाभ होता है डायग्राम बनाने का। ठीक है, तो देखिए डायग्राम में लिखिएगा मानव का अध्ययन, यानी राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कहाँ तक है, तो मानव का अध्ययन करने तक है। उसके बाद देखिए सरकार का अध्ययन करने तक है। उसके बाद देखिए राजनीतिक दलों, अन्य दबाव गुटों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद देखिए राज्य का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। उसके बाद देखिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय विधि संबंधों और संगठनों का भी अध्ययन किया जाता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एकदम ध्यान से अपने मोबाइल में रखिएगा और एक दो बार देख लीजिएगा, ऐसे ही डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, अब चलिए अब शुरू करते हैं इसके क्षेत्र का जो अलग अलग एक एक करके पार्ट वाइज इसको पढ़ते हैं। ठीक है, कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कहाँ तक है, तो उसको अब एक एक करके पढ़िए। तो देखिए मानव का अध्ययन, तो देखिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के अधिकार, राज्य के प्रति उसके कर्तव्य और व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंधों के संचालन करने वाली आधारभूत सिद्धांतों तथा तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी सीधा मतलब है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करते हैं। आपसे यही बोलेंगे हम कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है, इसको इस तरह पढ़िएगा, इस टॉपिक को इसी तरह पढ़ना, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को ना इसी तरह पढ़िएगा कि इसके अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो भी इंसान है, हम लोग जो भी हैं, हम लोग जो भी काम करते हैं, हम लोग को कितना अधिकार है, हम लोग कितना, जैसे हम लोग अभी सांस ले पाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा पाते हैं, तो ये अधिकार कहाँ दिया गया है, हमारे संविधान में दिया गया है। ठीक है, तो ये जो अधिकार हम लोग को मिला है इसको हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद राज्य के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, राज्य के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है कि हमारे देश का जो संविधान है उसका हम लोग पालन करें, झंडा का जो है सम्मान करें, उसका राष्ट्रीय गान जो बजता है उसका सम्मान करें, या देश की अखंडता संप्रभुता को बनाए रखें। ये सब हमारा जो है ना, मतलब आप जानते हैं कि हमारे देश में अगर हम लोग रह रहे हैं तो ये सभी चीजों को हम लोग को मान के चलना पड़ता है। तो इसका भी अध्ययन कहाँ करते हैं, हम लोग पॉलिटिकल साइंस में ही करते हैं। ठीक है, तो यही सब इसके क्षेत्र के अंतर्गत लिखा जाता है कि मतलब पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, यही चीज इसमें लिखना होता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए किसी भी व्यक्ति का जन्म और उसकी मृत्यु राज्य में होता है, इसीलिए राज्य तथा व्यक्ति के बीच क्या संबंध है, इसका भी अध्ययन हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि मानव का अध्ययन भी किसमें करते हैं, राजनीति विज्ञान में करते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा राज्य का अध्ययन, यानी स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आप सोच रहे होंगे कि बिहार स्टेट है, झारखंड स्टेट है, लेकिन बच्चों हम आपको एक चीज बता देते हैं, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब देश होता है, राज्य नहीं होता है। जो हम लोग सोचते हैं राज्य ना, वो नहीं, इसमें स्टेट का मतलब हो जाता है देश, देश को ये स्टेट मानता है। ठीक है, तो ये जब आप शुरुआत में पढ़िएगा तो देश को स्टेट मानेगा और धीरे धीरे राज्य को भी ये जगह देने लगेगा। ठीक है, जो कि बाद में आपको समझ में आएगा। अब देखिए व्यक्ति का जो राज्य का अध्ययन जो हम लोग करते हैं, तो इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, तो ये देख लीजिए। व्यक्ति का जन्म और उसके विकास राज्य में होता है, ये बात तो आप जानते हैं, कोई ना कोई हम लोग राज्य में जन्म लेते हैं और हम वहीं पे मर भी जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग भारत में जन्म लिए तो भारत में ही मरेंगे, ये बात भी क्लियर है। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप विदेश में रहने लगिएगा तो हो सकता है वहां पे आप मरिएगा, लेकिन कोई ना कोई राज्य में मरिएगा कि नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसलिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत समय समय पर राज्य के में हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, यानी राज्य में जो भी चेंजेज हुए हैं ना उसको इसी में पढ़ा जाता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। इसके अंतर्गत राज्य के अतीत के स्वरूप, वर्तमान के स्वरूप और भविष्य के संकीर्ण स्वरूप का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि देखिए राजनीति विज्ञान में हम लोग अतीत के बारे में भी पढ़ते हैं, वर्तमान के बारे में भी पढ़ते हैं और आने वाले कल के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसमें राज्य कैसा था, राज्य की वर्तमान में कैसी स्थिति है वो, तथा भविष्य में इसकी स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी चीजों को पढ़ा जाता है। यानी कि आप खुद सोचिए, राजनीति विज्ञान में हम लोग राज्य के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, जो कि आपको पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस में है भी, राज्य के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, सोवर्जिनिटी, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे इक्वालिटी, उसके बाद स्वतंत्रता पढ़ाएंगे, राइट्स पढ़ाएंगे, वहीं पे राज्य के बारे में पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे ये सब कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। बस इतना सोचिए ना कि सर जो बता रहे हैं ना, इसको हम कहीं ना कहीं पढ़ेंगे अभी आगे चलकर, 2-3 वीडियो बाद हम इसी को पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो वहां पे और अच्छे से क्लियर होगा और मजा आएगा। ठीक है, तो इतना चीज जान लीजिए कि राजनीति विज्ञान में हम लोग राज्य का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें सरकार का अध्ययन किया जाता है, यानी गवर्नमेंट का अध्ययन भी किया जाता है। गवर्नमेंट का अध्ययन कैसे किया जाता है, तो उसको देखिए, राज्य अपनी संप्रभुता का उपयोग सरकार के माध्यम से करती है। यानी कि कोई भी राज्य है ना, कोई भी देश है ना, वहां पे शासन तंत्र को चलाने के लिए सरकार होती है, और वही सरकार जो है वहां का शासन तंत्र को चलाती है। इसीलिए हम लोग जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, चूंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट है या गवर्नेंस है, ये शासन तंत्र जिसको बोलते हैं, या इसी में आप देखिए प्रशासन है,
ये सब का अध्ययन कहाँ होता है? पॉलिटिकल साइंस में होता है, कोई और विषय में नहीं होता है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग ये सोचिए कि जब सरकार का अध्ययन हम लोग करेंगे तो कहाँ करेंगे? पॉलिटिकल साइंस में करेंगे, ठीक है? उसके बाद देखिए, इसीलिए सरकार के बिना राज्य का अध्ययन करना संभव नहीं है। उसके बाद समय-समय पर राज्य के अंग, उसके प्रकार, उसके संगठन आदि का भी में भी परिवर्तन होता है, जिसका अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यानी वर्तमान में आप ये समझिएगा कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग उन चीजों का अध्ययन करते हैं जो समय-समय पर चेंजेज होते रहते हैं समाज में, ठीक है? उनका अध्ययन हम लोग करते हैं। जैसे सरकार हो गया, सरकार भी देखिएगा बदलती रहती है। जैसे कि पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी भारत में, वो प्रधानमंत्री थे, अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। हो सकता है आगे आने वाले समय में कोई और हो जाएगा, फिर उसके बाद कोई और होगा। ये परिवर्तन तो होते रहता है सरकार में ना, तो वो चीज का भी अध्ययन हम लोग पॉलिटिकल साइंस में ही करते हैं, ठीक है? तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब जो देखिए चौथा चीज है, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का भी अध्ययन इसमें करते हैं, कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस में स्थानीय, जो कि आपके गांव लेवल का चीज है, जैसे ग्राम कचहरी, ग्राम आप पंचायत पढ़ते हैं, तो इन सब का भी अध्ययन हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। अगर आपके गांव में कोई दिक्कत है ना, उसके बारे में भी पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना होता है। आप अगर पढ़िएगा 6-7 का एनसीईआरटी ना, तो वहाँ पे उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि ग्राम ग्राम पंचायत कैसे होता है, सरपंच जी कैसे होते हैं, मुखिया जी कैसे होते हैं, वो चीज़ बताया गया है। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे? पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय जो दिक्कतें हैं, यानी राष्ट्र में जो भी शासन तंत्र चलता है, उसको भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल जो संबंध है, उसको भी हम लोग इसी में पढ़ते हैं, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत स्थानीय कार्य प्रणाली, स्थानीय समस्या का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का भी इसमें अध्ययन होता है, ठीक है? तो यानी कि सीधा कुल मिलाकर बात कहिए कि सर देखिए, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत राज्य का अध्ययन होता है, मानव का अध्ययन होता है, सरकार का अध्ययन होता है, स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो भी समस्या है उसका अध्ययन होता है। और एक चीज आपको बताते हुए चले, एक दो चीज और होगा हमको लगता है, जहाँ पे हम रखे थे स्लाइड में, वो है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का भी को भी सुलझाने का प्रयास किया जाता है। यानी यही जो राजनीति विज्ञान है, इसी में ये बात बताया गया ना कि कैसे आप कोई भी समस्या को से निजात पाइएगा। जैसे भारत और चाइना के साथ जो हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या भारत का पाकिस्तान के बीच कोई दिक्कत है या समस्या है, उसको दूर करना है, तो उसको कहाँ पे पढ़िएगा? राजनीति विज्ञान में ही पढ़ के आप उसको दूर कर सकते हैं, या समझ के दूर कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशनशिप कोई भी देश का अगर अच्छा है, तभी वो दूसरे देश से अपने जो भी संबंध है वो अच्छा खराब कर सकता है, ठीक है? तो ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जिससे विश्व में अशांति फैल रही हो ना, उसको दूर करने का काम भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। मान लीजिए कि कोई भी देश है जो युद्ध करना चाहता है और दूसरा देश चाहता है कि हम युद्ध ना करें, तो उसमें यही जरूरी है ना कि बीच का रास्ता अपनाइए और युद्ध को खत्म कीजिए और शांतिपूर्ण ढंग से अपना काम कीजिए, ठीक है? उसके बाद देखिए, इसका अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उन समस्याओं को सुलझाकर विश्व में शांति मतलब देने का प्रयास या स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। यानी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत विश्व में कोई भी तरह की समस्या है ना, उसको खत्म करने और विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए राजनीति विज्ञान में इन चीजों को भी ध्यान में रखकर इसको पढ़ा जाता है, ठीक है? उसके बाद आ जाइए, निष्कर्ष अब लिखिएगा अंतिम में कि आखिर राजनीति विज्ञान का जो स्रोत, मतलब ये स्कोप है, माफ कीजिएगा, क्षेत्र, यानी जिसको स्कोप बोलते हैं ना, कि राजनीति विज्ञान का स्कोप आपसे पूछेगा तो उसको पूरा लिख दीजिएगा, डायग्राम बना दीजिएगा और अंत में इसका निष्कर्ष लिखिएगा। तो निष्कर्ष में लिखिएगा, अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं राजनीति विज्ञान का क्षेत्र काफी विस्तृत है, जो कि आप समझ गए कि इसमें मानव, राज्य, समाज सब कुछ को पढ़ते हैं। तो इसीलिए इसका क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है, ये बात तो आप जान गए। और इसके अंतर्गत हम राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, संप्रभुता, कानून, स्वतंत्रता, समानता, शासन के प्रकार, राज्य के कार्य, राजनीतिक दल आदि का अध्ययन करते हैं। यानी कि इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग जानते हैं? संप्रभुता का मतलब कोई भी राज्य कितना स्वतंत्र है। उसके बाद स्वतंत्रता, जो कि हम लोग को मिला है, हम लोग स्वतंत्र पैदा हुए, हर जगह हम लोग कहीं भी जाने का स्वतंत्रता है भारत में, ये चीज हम लोग पढ़ते हैं। फिर समानता के बारे में पढ़ते हैं। फिर आप पढ़िएगा, इसी में देखिएगा क्या, तो शासन का प्रकार, यानी कि भारत में शासन का कैसा प्रकार है, तो यहाँ पे आप देखिएगा डेमोक्रेसी चलता है, लोकतंत्र वाली व्यवस्था है। और दूसरे देश में लोकतंत्र नहीं है। जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, जैसे ब्रिटेन में, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था है, बट वहाँ पे लोकतंत्र का अभाव है, वहाँ पे राजा रानी ही शासन अभी भी करते हैं, ठीक है? तो यहाँ भारत में क्या है, यहाँ पे लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, जनता अपने राजा को चुनता है और वही शासन को चलाते हैं। तो आपको
मतलब पढ़ाएंगे जब लोकतंत्र ना, तो वहां पे वो डिस्कस अच्छे से करेंगे, ठीक है। जितना टॉपिक अभी बोल रहे हैं ना, सब आपको पढ़ाएंगे, आगे के पूरे सिलेबस में पढ़ा हुआ है, यानी थर्ड यूनिट में वही सब पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें समझना बूझना सब कुछ है, लेकिन थर्ड यूनिट से आप देखिएगा मजा आने लगेगा, क्योंकि वहां पे और अच्छा से आपको हम समझा देंगे तोड़ तोड़ के, ठीक है। वो आपके जीवन से भी संबंधित है, इसीलिए। तो चलिए, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया आपका, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ तक अभी हम लोग पढ़ लिए, लेकिन अब जो क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं ना बच्चों, ये बड़ा टॉपिक है, इसमें आपको जो है ना थोड़ा समय लगेगा। अगर आप मान लीजिए आपके पास समय नहीं है पढ़ने का अभी ना, अगर आपको लगता है कि आप बोर हो गए थोड़ा सा, कभी कभी होता है ना कि बड़ा क्लास होता है ना, तो आदमी थक जाता है, तो थक गए अगर होंगे ना, तो छोड़ दीजिए, यहीं पे वीडियो को रोक दीजिएगा, और जब फिर आप पढ़िएगा ना, तो यहीं से पढ़ना शुरू कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो में आप जान लीजिए इस टॉपिक को ना बड़ी ईमानदारी से पढ़िएगा बच्चों, ठीक है। ये टॉपिक बहुत शानदार टॉपिक है, और इससे सवाल बनेगा, और जब बनेगा तो फंसिएगा भी, ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, सब्जेक्टिव भी बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनता है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप फ्रेश हैं तो पढ़ते चलिए, और नहीं तो इसको छोड़िए, चुपचाप बंद कर दीजिए मोबाइल को, फिर थोड़ा देर बाद जब आप रिलैक्स हो जाइएगा, 10 मिनट आप कहीं भी आराम कर लीजिए, घूम घाम लीजिए, उसके बाद देखिएगा, ठीक है। लेकिन हम तो एकदम कंटिन्यू करा रहे हैं, तो हम तो बोलेंगे आप कंटिन्यू देखिए, कोई भी चीज को कंटिन्यू करते हैं तो आपके दिमाग में ज्यादा सेट होता है, क्योंकि उसके बाद फिर चीजें भूलने का भी एक खतरा होता है, ठीक है। बाकी जैसे अच्छा लगे वैसा काम कीजिएगा। तो चलिए, अब नया टॉपिक हम पढ़ते हैं, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस के यूनिट 1 में ही है, तो इसको पढ़ना होगा। ये देखिए, व्यवहारवादी दृष्टिकोण पढ़िएगा, उसके बाद है उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी हम लोग पढ़ेंगे, व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों पढ़ना है, तब ये यूनिट खत्म। उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है यूनिट 1 में, ठीक है। तो चलिए, व्यवहारवादी दृष्टिकोण को समझिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विरोध में एक नवीन क्रांति हुई, जिसे व्यवहारवादी दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए, अब थोड़ा कंसेप्ट बताएंगे, समझिएगा। जैसे कि हम आपको बताए थे परंपरागत धारा, अभी तुरंत बताए थे ना, आधुनिक धारा और परंपरागत धारा। तो देखिए, परंपरागत धारा के विरोध में ही जो है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी 1945 ईस्वी के बाद, ये जो नया दृष्टिकोण उभर के आया है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ठीक है। देखिए बच्चों, अभी तुरंत हम आपको पढ़ाए थे परंपरागत धारा, तो उसमें हम क्या बताए थे कि परंपरागत धारा में बहुत तरह की दिक्कतें थी, क्योंकि वो लोग आदर्शवादी सोच को रखते थे। वो सोचते थे कि हम एकदम राजा महाराजा वाला जिंदगी जिए, लेकिन उनको पता चलता था कि वो वैसा नहीं जी सकते हैं, ठीक है। वो एकदम कल्पनाशील रहते थे, वो आपको बताए थे ना परंपरागत धारा। तो उसी के विरोध में ये लोग बोले कि भाई हम आपके बात को नहीं मानेंगे, छोड़िए। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में आपके दादा होंगे, तो अभी आप डीजे बजाइएगा ना, गांव में हम देखे हैं कभी कभी, जब गांव जाते हैं तो देखिएगा वहां डीजे बजता है ना, तो जो घर के बुजुर्ग लोग होते हैं वो बोलते हैं ये सब बाजा मत बजाओ, कम आवाज वाला बाजा बजाओ। और आप बोलते हैं कि नहीं नहीं, जो अभी वाला बच्चा है वो बोलता है कि नहीं नहीं, हम तो बहुत आवाज में डीजे ही सुनेंगे, हम पुराना बाजा नहीं सुनेंगे। तो ये जो देखिए, आपका विचार अलग है और पुराने लोगों का विचार अलग है। तो ठीक वैसे ही पॉलिटिकल साइंस में भी दो तरह के विचार हैं। एक परंपरागत विचारधारा पुराना है, यानी वो पुराने तरह से सोच रहे थे, और आधुनिक में जो है व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाले जो लोग हैं, ये आधुनिक तरीके से सोच रहे थे, नए तरीके से चीजों को सोचना शुरू कर दिए लोग। तो इसी को आप पढ़िएगा बच्चों, इसको थोड़ा सा देखिए, कंसेप्ट समझ के चलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लेट हो जाता है और चीजें आप नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो अब यहां से समझते हुए चलिए, व्यवहारवाद या व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या करता है तथा इसका विश्लेषण की एक विशेष तरीका है। यानी व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है ना, ये विश्लेषण का एक विशेष तरीका है, यानी कि महत्वपूर्ण तरीका है। इसमें तथ्यों को, यानी चीजों को या डाटा को बताया जाता है या पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राजनीतिज्ञ के द्वारा विकसित इसको किया गया, जिसे मतलब व्यवहारवादी दृष्टिकोण को जो है ना, ये अमेरिका में विकसित हुआ था और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। यानी व्यवहारवादी दृष्टिकोण के बारे में ध्यान में रखिएगा, इस दृष्टिकोण की शुरुआत अमेरिका से हुई और धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैल गया। अब आपके दिमाग में होगा, गुरु जी एक बात बताइए कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण का शुरुआत कब हुआ था। तो देखिए बच्चों, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, उसके नाम भी बताएंगे कौन शुरू किए थे। बट ये जो मेन रूप से, यानी कि आपको बता दें, आपके घर में शिक्षित होने का काम बहुत पहले लोग कर रहे होंगे। जैसे हम अपनी बात बताते हैं, छोड़ दीजिए हम दूसरे का क्यों बताएं। मेरे घर में सबसे पहले जो अच्छे से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो हमारे दादाजी हैं। तो दादाजी जब पढ़ने लगे ना, तो उसके बाद उनके जो भी मतलब मेरे पिताजी या फिर उनके और भी जो मतलब मेरे दादाजी के जो बेटे लोग हैं, वो लोग पढ़े, फिर हम लोग पढ़ने लगे, फिर हम लोग का आगे वाला जो जनरेशन होगा वह भी पढ़ेगा। तो ये देखिए, एक सीक्वेंस से चलता है ना,
कि एक व्यक्ति पढ़ा फिर दूसरा पढ़ेगा, तो ये इसी तरह होता है। तो ठीक वैसे ही व्यवहारवादी दृष्टिकोण को जो है ना पहली बार जो है ना इंट्रोड्यूस किया था कोई और व्यक्ति, लेकिन इसको जो है ना इसको बहुत अच्छे से ब्रॉड स्तर पर फैलाने का काम कौन किया, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो और पूछा हुआ भी है, तो उसको भी बता देंगे। तो लेकिन आप सोचिए 20वीं शताब्दी से पहले इसको मतलब इस्टेब्लिश कर दिया था, यानी कि इसके बारे में विचार दे दिया था व्यवहारवादी दृष्टिकोण के बारे में, लेकिन इसको मुख्य रूप से जो एकदम प्रचार प्रसार या इसका जो एकदम बढ़िया से ये ब्रॉड रूप से तैयार हुआ, वो कब हुआ, तो ये 20वीं शताब्दी में, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बाद, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राजनीति के द्वारा इसको विकसित किया है, मतलब अमेरिका के जितने भी राजनीतिज्ञ थे, यानी राजनीति विज्ञान के विद्वान थे, उनके द्वारा इस व्यवहारवादी दृष्टिकोण को विकसित किया गया, ठीक है। लेकिन इसकी जड़ें जो है ना विश्व युद्ध के बहुत पहले ही थी। जैसे ग्राहम वालास, इसको अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे, ये इंट्रोडक्शन में लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद इसका जो है ना बहुत डिटेल अभी पढ़ेंगे, ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ग्राहम वालास और वेडली, ये दो व्यक्ति हैं, उनकी रचनाओं में, उनके बुक का भी नाम आपको बताएंगे, धीरे धीरे आप पैसेंस रख के चलिए। ये दोनों की बुक में ना यही व्यवहारवादी दृष्टिकोण के बारे में जानकारी मिलता है। यही दो व्यक्ति हैं, कौन, ग्राहम वालास और ब्रेडले, ठीक है। ये दोनों नाम एकदम ध्यान में रखिएगा, जिन्होंने सबसे पहली बार व्यवहारवादी दृष्टिकोण के बारे में बताया था। लेकिन अब आपको बोलेगा व्यवहारवादी दृष्टिकोण का प्रणेता या जन्मदाता या फिर जो मेन प्रवर्तक कौन था, तो ये नाम याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा था बच्चों, डेविड स्टर्न था, ठीक है। ये क्वेश्चन को एकदम वीवीआई करिए और कहीं एकदम को नाम लिख लीजिए, डेविड स्टर्न। डेविड स्टर्न जो है व्यवहारवादी दृष्टिकोण को स्टेब्लिश करने वाला व्यक्ति था, ठीक है। डेविड स्टर्न 2-3 बार याद बोलिएगा, याद हो जाएगा, मेरे साथ बोलना पड़ेगा। डेविड स्टर्न 2-3 बार बोलिए मेरे साथ, और उसके बाद याद कर लीजिए और फिर आगे बढ़िए कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण को स्टेब्लिश करने वाला या उसके संस्थापक कौन थे या प्रणेता कौन थे, आपसे पूछेगा तो डेविड स्टर्न था, इतना याद होना चाहिए, ठीक है। अब आइए अगले टॉपिक को देखिए। अगला है व्यवहारवाद के अनुसार राजनीतिक गतिविधियों को वैज्ञानिक अध्ययन, मतलब वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर किया जाना चाहिए या जा सकता है। यानी ये जो बोलता है ना व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ये बोलता है कि देखिए कोई भी चीज, यानी राजनीति विज्ञान में कोई भी चीज को हम लोग पढ़ते हैं ना, उसको मतलब वैज्ञानिक ढंग से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे पढ़ लीजिए, कोई कुछ बोला तो उसको सुन लीजिए या समझ लीजिए, वो नहीं। यानी राजनीति विज्ञान में जो भी पढ़ेंगे वैज्ञानिक यानी प्रूव्ड चीजें हो, यानी वो सही चीजें होनी चाहिए, ठीक है। विज्ञान का मतलब ही होता है जो बच्चों सही हो, ठीक है। विज्ञान उसी को मानता है जो सही है, जो ऑथेंटिक है, जो कि प्रूव्ड है, उस चीज को विज्ञान मानता है। और यही बोलता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण कि हमको वही चीज पढ़ना है जो सही है, ऑथेंटिक है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुभवात्मक और क्रियात्मक होता है, ठीक है। यानी ये जो है ना अनुभव पर आधारित होता है। यानी जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला के जाते हैं, तो आपको हम बोलेंगे आप अपने घर से अपने मार्केट पहुंचने में कितना समय लगता है, तो बोलिएगा सर हमको 10 मिनट लगता है अपने साइकिल से जाने में। तो ये अनुभव किए ना, बैठे गए तब तो आपको पता चला। तो ठीक वैसे ही व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाले बोलते हैं कि जो अनुभव पर आधारित है उसी को मानेंगे, जिसको हम करके प्रूव कर सकते हैं, यानी कोई भी काम करके प्रूव कर सकते हैं उसी को हम मानेंगे, ठीक है। यह व्यक्ति निष्ठा, मूल्यों और कल्पनाओं आदि का कोई स्थान इसमें नहीं है। यानी कि आप चाहिएगा कि आपका दिमाग वहां चले, आपके ही विचार को खाली चले। अगर मान लीजिए आपके समाज में कोई चापाकल आया है, आप कहिएगा हमरे घर में मतलब उसको गड़वा दो, तो वो नहीं चलेगा। इसमें ये बोलता है ना कि सबके कल्याण की जो बात हो उसी को हम मानेंगे, बाकी आपका अगर कल्याण हो रहा है तो हम नहीं मानने वाले हैं, उसको हम कोई जगह नहीं देते हैं, ठीक है। ये बात इसका है, ठीक है। तो कल्पनाओं यानी सोचते जो है, चिंतन जो करते हैं उस पर ये फोकस नहीं करता है। ये बोलता है जो सही है उसी को मानेंगे। यानी सीधा मतलब ये समझिए ना, आधुनिक जो परंपरा या धारा जो अभी बताए थे ना, उसी का भाई है ये, यानी उसी तरह का इसका भी विचार है, ठीक है। अब आ जाइए, रॉबर्ट ए डहल के द्वारा व्यवहारवाद को के अर्थ को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया गया है। रॉबर्ट ए डहल जो है ना, ये भी एक विद्वान है, इनके द्वारा जो है ना व्यवहारवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया, उसके बहुत तरह के बात बताए गए उसमें। तो उसको अब एक एक करके देखिए, ठीक है। वो कौन कौन से इसके अर्थ बताए हैं उसको याद रखना होगा, क्योंकि यही लिखना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये बोलते हैं व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विभिन्न उपागमों जैसे ऐतिहासिक, दार्शनिक और विवरणात्मक आदि के विरुद्ध आरंभ हुआ। यानी ये बोलते हैं रॉबर्ट ए डहल ना, ये जो व्यवहारवाद है ना, ये शुरू ही हुआ किसके विरोध में, परंपरागत यानी ट्रेडिशनल जो अप्रोच था उसके विरोध में शुरू हुआ। ऐतिहासिक जो अप्रोच था उसके विरोध में शुरू हुआ। दार्शनिक यानी फिलोसफर जो अप्रोच था उसके विरोध में शुरू हुआ। और जो कि एक विवरण का मतलब था डिस्क्रिप्टिव,
जो अप्रोच था उसके विरोध में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है किसके विरोध में शुरू हुआ। आपसे बोलेगा कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण किसके विरोध में शुरू हुआ, तो आपसे ऑप्शन दे देगा, तो वहां पे परंपरावादी दृष्टिकोण दिखेगा। ठीक है, तो उसी को टिक कर देना, यानी वही सही होगा। ठीक है, और आपसे दूसरा क्वेश्चन बोलेगा व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रणेता कौन थे, तो डेविड स्टर्न थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए रट्टा मार के रहिएगा। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम कराए हैं। ठीक है, आपको नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट, भाई आपसे यही बोलते हैं रिक्वेस्ट करके कि कमेंट करो कि आपको क्या चीज का वीडियो चाहिए, हम उस वीडियो को दे देंगे, आप देख लीजिए। ठीक है, तो हम प्रीवियस पहले बहुत कराए हैं, जैसे मुंगेर का, तिलका मांझी, ये सब का क्वेश्चन हम करा दिए हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो उसके क्वेश्चन को देख लीजिएगा, वहां पे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा है। ठीक है, तो अब चलिए अगला टॉपिक इसका देखिए, अगला मतलब इसका जो अर्थ बताए हैं ये रॉबर्ट ए डहल, तो उनको देख लीजिए। यह एक आधुनिक दृष्टिकोण है। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान को आधुनिक मनोविज्ञान में विकसित करना और उसमें पद्धति, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट लाना है। यानी सीधा ये है ना कि ये जो राजनीति विज्ञान है ना, इस दृष्टिकोण वाले लोग बोलते हैं, व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाले लोग बोलेंगे कि भाई देखिए इसको इस तरह से प्रस्तुत करना है ना, ताकि राजनीति विज्ञान जो है ना, अन्य जो विषय है, जो साइंस का विषय है, मनोविज्ञान है, इसके अंतर्गत हम आ सके, यानी इसमें भी शोध हो सके, यानी इसमें भी कोई भी चीज को प्रूव करके स्वीकारा जा सके, ऐसा किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण को मानने वाला व्यक्ति जो है वो अलग अपना अप्रोच रखेगा, उत्तर व्यवहारवादी वाला अलग अप्रोच रखेगा, फिर आपको बोलेंगे मार्क्सवादी वाला वो अलग रखेगा, उदारवादी वाला अलग रखेगा। यानी देखिए आपको बहुत दृष्टिकोण पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि कम पढ़ना है, 5-6 दृष्टिकोण पढ़ना है। इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि इनके दृष्टिकोण का अप्रोच अलग अलग है। ठीक है, तो इस बात को एकदम गौर फरमा के अपने दिमाग में सेट रखिएगा। उसके बाद देखिए यह एक ऐसा प्रयत्न है ना जो राजनीति विज्ञान के अनुभाविक तथ्यों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करता है। यानी कि जो ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण है ना, ये जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण के द्वारा जो है ना, आधुनिक जो भी चीजें हैं राजनीति विज्ञान की ना, उसको एक वैज्ञानिक रूप देने का काम करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आज ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण का अगला टॉपिक देख लीजिए, वो क्या है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण के उदय होने के क्या कारण थे, यानी कि क्या वजह रही कि ये जो दृष्टिकोण है ये उभर के आया, यानी अब कारण समझना होगा। ठीक है, तब इसके विकास को पढ़ाएंगे कि आखिर कैसे इसका विकास हुआ, कैसे कौन कौन व्यक्ति इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा किए, उसके बाद हम इसमें बताएंगे कि कौन कौन व्यक्ति हैं व्यवहारवादी दृष्टिकोण को मानने वाले, उसके बाद इसकी विशेषता बताएंगे और फिर इसका आलोचना बताएंगे और फिर इसका कंक्लूजन बताएंगे, अंतिम वहां होगा और ये टॉपिक खत्म होगा। इसीलिए बोले ना कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है। इसको पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए दोनों में पेशेंस चाहिए और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए परंपरागत, देखिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण के उदय होने के जो कारण है उसको देखिए। तो पहला है परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के प्रति असंतोष के कारण व्यवहारवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ, जो कि अभी तुरंत बताया, ट्रेडिशनल अप्रोच जो था ना बच्चों, परंपरागत जो विचारधारा था उसी के विरोध में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए परंपरागत राजनीतिक शास्त्री की अध्ययन पद्धति में जीवन की वास्तविकता का न्यायपूर्ण और स्पष्ट चित्र नहीं दिखाई देता है। यानी आपको बताया ही थे, परंपरागत जो सोच रखने वाले हैं, परंपरावादी जो विचार रखने वाले लोग हैं, वो क्या सोचते थे कि हमको राजा की तरह जिंदगी जीना है, ये करना वो करना है, लेकिन है वो भिखमंगा, यानी उनके पास कुछ नहीं है और वो सोच रहे हैं बहुत हम बढ़िया से जिंदगी जिए, लग्जरी जीवन जिए। ये रात में वो सोचते हैं और सुबह उठ के देखते हैं कि अरे भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। तो ऐसे सोच रखने वाले कौन थे, परंपरावादी थे। यानी कि वो खाली काल्पनिक चीज सोचते थे, इन्हें बढ़िया बढ़िया चीज सोचते थे, लेकिन उनके पास था नहीं, ये बात भी वो जानते थे। ठीक है, लेकिन उसी के विरोध में ये जो परंपरावादी जो विचार का था, इसी का विरोध करते हुए जो है व्यवहारवादी दृष्टिकोण आया और ये बोला कि देखिए हम आपका बात नहीं मानेंगे, आप जो बोलते हैं कि हम एकदम राजा महाराजा की तरह एकदम जिंदगी हो मेरा, वो चीज नहीं, हम मानेंगे कि हमारा जिंदगी जैसा है उसी तरह हम स्वीकारेंगे, हम कल्पना पर नहीं चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो परंपरागत राजनीति शास्त्री थे ना, यानी ट्रेडिशनल जो अप्रोच वाले लोग थे, उनकी जो पद्धति थी वैज्ञानिक नहीं थी, यानी ऑथेंटिक चीज नहीं बोलते थे वो। मतलब बोले ना आपको कि वो लोग जो है ना कल्पना ज्यादा करते थे, सोचते ज्यादा थे, यानी वो सही गलत नहीं हो पाता था, यानी कि गलत भी हो जाता था, सही भी कभी कभी हो जाता था। ठीक है, तो यानी उनका ऑथेंटिक चीज नहीं होता था ज्यादा, यानी वैज्ञानिक नहीं होता था, साइंटिफिक नहीं था, इसीलिए ये अप्रोच का जन्म हुआ या विकास हुआ। ठीक है, अन्य सामाजिक विज्ञान में चूंकि दिन प्रतिदिन अध्ययन के नई तरीके का प्रयोग हो रहा था, इसीलिए राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा और उन्होंने राजनीतिक शास्त्र के जो भी नवीन अध्ययन करने वाले बच्चे थे
उन्होंने ही इस पद्धति को विकसित किया है। यानी कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है ना बच्चों, इसको अब एकदम शॉर्टली आपको बता देते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण का आप सब बात जान गए। अब देखिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण को इसलिए शुरू किया गया कि परंपरागत दृष्टिकोण में बहुत तरह का दिक्कत था, उसी के एवज में इस दृष्टिकोण को शुरू किया गया। और उसके बाद इसमें अप्रोच रखा गया कि भाई इसको अब नहीं शुरू करेंगे तो और जो विषय है राजनीति विज्ञान के अलावा, जैसे इतिहास है, भूगोल है, ज्योग्राफी है, जो भी चीजें हैं, उससे कैसे इसका संबंध स्थापित होगा, नहीं होगा। यानी कि अन्य जो सामाजिक विज्ञान का विषय है उससे ये पीछे चला जाएगा, ये आगे तो नहीं बढ़ पाएगा। इसी डर से इन लोगों ने एक नए अप्रोच को अपनाया ताकि राजनीति विज्ञान का फिर से अच्छे से जो है उसका सिद्धांत दिया जा सके, उसको अच्छे से फिर से प्रस्तुत किया जा सके। ठीक है, इसीलिए इस अप्रोच में पहला कारण यही था, परंपरागत दृष्टिकोण की जो दिक्कतें थी या कमियां थी उसी को दूर करने के लिए इसको शुरू किया गया। दूसरा है ग्राहम वालास और वेंटले का योगदान। यानी कि ये जो परंपरागत दृष्टिकोण वाले जो लोग थे उसके विरोध में जो है ना, सबसे पहली बार ग्राहम वालास और वेंटले ही काम करना शुरू किए। अब देखिए ग्राहम वालास ने अपनी पुस्तक, इनके बुक का नाम याद रखिएगा, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ये किसका बुक है? तो ग्राहम वालास का है। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स ये बुक है किसका? ग्राहम वालास का। ठीक है, इसमें राजनीति के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति को अपनाने का सुझाव दिया। यानी इन्होंने बोला कि देखिए राजनीति का अध्ययन करना है, पॉलिटिक्स का अध्ययन करना है तो आपको मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल मेथड को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना पड़ेगा। उसने राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों की संस्थाओं और मानव का विश्लेषण करने से बचने की प्रवृत्ति से असंतोष प्रकट किया और स्पष्ट रूप से बताया कि विवेक और अविवेक दोनों का राजनीतिक घटनाओं में महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण विवेक और अविवेक के संदर्भ में ही राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए। यानी कि ये जो ग्राहम वालास है ना, ये बोलता है कि देखिए आप पॉलिटिकल जो थ्योरी है या पॉलिटिकल जो सिद्धांत है उसमें आप विवेक और अविवेक दोनों चीजों को ध्यान में रखकर उसका अध्ययन कीजिए। ठीक है, ग्राहम वालास के बाद देखिए आर्थर एफ वेंटले, इनका नाम है आर्थर एफ वेंटले पूरा नाम। ठीक, इनके द्वारा भी बुक लिखा गया द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ये बुक किसका? द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये है आर्थर एफ वेंटले या वेंटले खाली याद रखिएगा, तो इनका बुक का नाम है। ठीक है, इसमें ये बोले ना कि राजनीतिक प्रक्रिया के कारण समूह प्रक्रिया के अध्ययन की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाए और इस प्रकार इन दोनों के विचारों से ही, ग्राहम वालास और वेंटले के ही विचारों से बाद में देखिएगा इस विचारधारा का विकास हुआ। यानी कि ये जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है इसका विकास इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें ग्राहम वालास और कौन? वेंटले अपना योगदान दिए थे। ठीक है, तो दो बातें आप ध्यान में रखिएगा, दूसरा कारण। तीसरा कारण अब देख लीजिए क्या है, तो द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जो होता ना, उसके बाद भी इस विचारधारा का विकास बहुत ज्यादा हुआ। इसका रीजन आपको बता देते हैं। इस विश्व युद्ध ने राजनीतिक शास्त्रियों का ध्यान परंपरागत सिद्धांतों से हटाकर जो है राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं की ओर आकृष्ट किया। यानी कि जो हमारा वास्तविक जीवन है ना, उस ओर इस युद्ध ने लोगों को आकृष्ट करने का काम किया। इस विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक शास्त्रियों को यह आभास हो गया कि यदि वास्तव में राजनीतिक की समस्याओं को सुलझाना है या समझना है तो हमें इन संस्थाओं के व्यवहार का भी अध्ययन करना होगा। व्यवहार का अर्थ उन संस्थाओं के कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार से है और इसी तरह से राजनीतिक समस्याओं की जानकारी हो सकेगी। यानी सीधा मतलब है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ उसके बाद जो है ना, ये जो राजनीति विज्ञान के विद्वान थे ना, उनको लगने लगा कि देखिए हम लोग जो परंपरागत सोच यानी ट्रेडिशनल जो अप्रोच अपनाते हैं ना, वो हर जगह काम नहीं करेगा। अब नया अप्रोच अपनाना होगा, तभी ये जो राजनीति विज्ञान है अन्य विषय के साथ अपना कंपटीटर के रूप में तैयार होगा। जैसे कि मानते हैं ना कि आप भी अपने दोस्त से कंपटीशन करते होंगे ना कि उससे ज्यादा आपका नंबर आना चाहिए, तो ये जो कंपटीशन है हमारा आपका तो है ही, लेकिन विषय के साथ भी होता है कि राजनीति विज्ञान के विद्वान चाहते हैं कि हमारा विषय ज्यादा प्रमोट हो और पॉलिटिकल मतलब ये हिस्ट्री वाले अलग अपना चाहते हैं, उसी तरह अलग विषय वाले जैसे कि ज्योग्राफी वाले अपना चाहते हैं, तो सभी विषय वाले अपना अपना विषय को मतलब प्रमोट करना चाहते हैं। तो ठीक वैसे ही इसी सोच को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने भी अपने विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो कारण था उसको देख लीजिए, अन्य सामाजिक विज्ञान से प्रेरणा। यानी सामाजिक विज्ञान के अन्य विषय से भी इसको प्रेरणा मिला। किसको? व्यवहारवादी दृष्टिकोण को। तो अब देखिए सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों में अब नवीन पद्धतियों का प्रयोग होने लगा था, जिसके कारण राजनीतिक शास्त्रियों को भी यह आभास होने लगा कि अगर राजनीतिक समस्याओं से अच्छे से मतलब प्रस्तुत करना है तो उसे वास्तविक रूप से प्रस्तुत करना पड़ेगा। यानी राजनीतिक समस्याओं को अच्छे से प्रस्तुत करना है ना,
तो उसको राजनीति मतलब वास्तविक ढंग से स्थित यानी प्रस्तुत करेंगे, तभी वो राजनीतिक समस्या सामने आएगा। ठीक है, ये जो राजनीति विज्ञान के विद्वान थे ना, उनको समझ में आने लगा था। इन लोगों ने नए दृष्टिकोण की ओर ध्यान दिया और इसी के साथ ये जो वास्तविक चीजों को खोजने के लिए ना नया जो दृष्टिकोण अपनाया गया, उसी को बोलते हैं क्या, वास्तविक ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ठीक है, तो इतना चीज आप ध्यान में रखिएगा, इसको रख लीजिएगा कि क्या चीजें हैं व्यवहारवादी दृष्टिकोण की। उसका हम आपको इंट्रोडक्शन बताए, उसके कारण बता दिए कि आखिर ये राजनीतिक दृष्टिकोण क्यों आया उभर के, तो इसके पीछे का चारों कारण बताए। अब देखिए अगला जो टॉपिक है इसका, उसको अब देख लीजिए वो क्या है। वो है आपका राजनीतिक दृष्टिकोण जो है ना, इसका व्यवहारवादी दृष्टिकोण का, ये इसका विकास कैसे हुआ। देखिए राजनीति राजनीति हर बार ढूक रहा है, क्यों जानते हैं? इसका रीजन है, अभी राजनीति शब्द को पढ़ाए थे, इसीलिए वही घूम रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण का जो विकास का क्या कारण है, तो इसको अब एक एक करके समझिएगा कि आखिर मतलब कारण जो था उसको हम बता दिए। अब इसका विकास कैसे हुआ, अब इसको देख लीजिए, एकदम दो मतलब स्लाइड का ये भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर देख लीजिएगा तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, सिनेरियो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए व्यवहारवाद का ऐतिहासिक विकास संयुक्त राजनीतिक विज्ञान के जो है ना यथार्थवादी एवं अनुभववादी अध्ययनों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका आरंभ 1908 ईस्वी में, यानी राजनीति विज्ञान का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है ना, इसका शुरुआत जो किए थे, कौन किए थे? ग्राहम वालास और वेंटले किए थे। कब? 1908 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए 1925 ईस्वी में जो है चार्ल्स मेरियम की रचना जो है न्यू एस्पेक्ट्स पॉलिटिक्स ने व्यवहारवाद को एक नई दिशा प्रदान की। यानी कि देखिए तीन चार आपको मतलब याद करना होगा। ठीक है, नहीं याद कीजिएगा तो क्वेश्चन वहां फंसा देगा, चार पांच को नाम दे देगा और बोलेगा व्यवहारवादी दृष्टिकोण को मानने वाले कौन इसमें से हैं, आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप गलत कर दीजिएगा। तो मेरियम याद रखिएगा, ग्राहम वालास याद रखिएगा, उसके बाद डेविड ईस्टन याद रखिएगा, वेंटले याद रखिएगा। ठीक है, इस सब का नाम याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अमेरिका में मेरियम की प्रेरणा से ही यथार्थवादी तथा परिणामात्मक अध्ययन किया जाने लगा और शिकागो संप्रदाय जो है इसका प्रमुख केंद्र बन गया। यानी कि अमेरिका में शिकागो जो है जगह है एक, समझे, वहीं पे ये जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है ना, इसका विकास बहुत ज्यादा हुआ और वहीं पे इसको प्रमोट किया जाने लगा। ठीक है, तो इसको भी रट्टा मार के रख लीजिए। अब देखिए अमेरिका व्यवहारवाद का प्रमुख गढ़ बन गया। व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रवृत्ति के रूप में प्रतिभाशाली आंदोलन भी वहां बन गया। और इस विचारधारा को मानने वाले कौन कौन लोग थे ना, अब ये जो 5-6 नाम है बाबू, इसको रट्टा मार के रखना है, ये भी आई है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा और यहाँ से बना है, जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए पहले हैं डेविड ईस्टन, आपसे पूछेगा व्यवहारवादी दृष्टिकोण को स्टेब्लिश यानी कि उसके प्रणेता कौन है, तो डेविड ईस्टन है, इसको याद रखिएगा। लासवेल, ये लासवेल जो है ये भी व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अमांड कॉलमैन, ये भी याद रखिएगा, अमांड कॉलमैन भी जो है व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। हिग यूलार्ड जो है, हिंग यूलार्ड, ये भी इससे संबंधित है। और उसके बाद पोबिल, ये भी इससे संबंधित है। यानी यही 5 नाम है जिसको रट्टा मार के रखना है, जो कि इस व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। और 2-3 नाम जो आपको पहले बताए उन चीजों को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आ जाइए व्यवहारवादी दृष्टिकोण का अगला जो टॉपिक है, इसी में इसकी विशेषताओं को देख लीजिए कि आखिर इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं व्यवहारवादी दृष्टिकोण का। तो उसको अब देखिए, व्यवहारवाद केवल मनुष्य की बाह्य राजनीतिक क्रियाओं का ही अध्ययन नहीं करता, बल्कि उसमें राजनीतिक विश्वासों, मूल्यों और लक्षणों का भी अध्ययन किया जाता है। यानी व्यवहारवाद में मानव के केवल बाहरी चीजों का अध्ययन नहीं, बाह्य राजनीतिक चीजों का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि जो मानव के राजनीतिक विश्वास है, मूल्य है, विश्लेषण है या लक्षण है, उनको भी इसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, व्यवहारवाद के अंतर्गत के द्वारा अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ राजनीति विज्ञान की एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया जाता है। जैसे व्यवहारवाद के द्वारा ना राजनीति मतलब सामाजिक विज्ञान के जैसे समाज शास्त्र है, उसी तरह आप इतिहास है, मनोविज्ञान है, मानव शास्त्र है, इससे भी इसके रिलेशन को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है या इसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके द्वारा तथ्यों के पर्यवेक्षण और वर्गीकरण एवं मापन में परिशुद्धि प्रविधियां का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये तीनों इसकी विशेषताएं हैं, इसको याद रखेंगे आप, इसको एकदम इस स्लाइड को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए व्यवहारवाद का जो है ना, व्यवहारवादी दृष्टिकोण का जो है ना आलोचना भी किया जाता है। यानी देखिए आप बहुत अच्छे इंसान है, ये आपको नहीं पता है, लेकिन दूसरे को तो आप हो सकता है बुरे भी लगते होंगे। तो ठीक वैसे ही व्यवहारवादी दृष्टिकोण को मानने वाले लोग को तो लगा कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
लेकिन कुछ ऐसे लोग हुए जो बाद में आए, उन्होंने बोला देखिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है ना वो उतना भी अच्छा नहीं है जितना वो अपना बड़ाई कर रहा है, उसमें कुछ कमियां हैं, तो उन्हीं कमियों को अब देख लीजिए, ठीक है। उसकी आलोचना यही है। अत्य इसमें जो है ना अत्यधिक शब्दाडंबर है, यानी कि इसमें शब्दों का प्रयोग जो है ना शब्द जाल का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, ये बात बोला गया। राजनीति विज्ञान की गलत धारणा भी इसमें स्थापित होती है, ये भी बात बोला गया कि राजनीति विज्ञान के बारे में ये बोला जाता है कि पहले के लोग जो थे वो ज्यादा कल्पनाशील थे और वो जो भी चीजें करते थे वो कल्पना पर आधारित करते थे, तो ये भी चीजें इसमें गलत साबित किया गया, यानी कि इसकी भी आलोचना हुई कि आप जो बोल रहे हैं कि भाई जो परंपरागत दृष्टिकोण वाले लोग हैं वो मतलब जो भी चीज सोच रहे हैं वो अलग ढंग से सोच रहे हैं, वो सही नहीं है ये वो, तो वो आप गलत बोल रहे हैं, तो ये भी बोला गया। उसके बाद देखिए राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है, ये भी इसके द्वारा प्रयास किया गया कि राजनीति विज्ञान जो है विशुद्ध विज्ञान है, ये स्थापित करने का ये लोग काम किए, लेकिन इसको बोला गया कि नहीं देखिए राजनीति विज्ञान जो है वो सोशल साइंस ही है, इसको साइंस आप नहीं बोल सकते। उसके बाद देखिए पद्धतियों पर अधिक बल दिया गया, ये भी इसकी आलोचना का ही एक काम बन जाता, यानी कि एक पॉइंट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्ष को बृहद स्तर पर लागू करने का भी प्रयास इसके द्वारा किया गया, ठीक है। यानी कि ये जो है ना व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ये छोटे स्तर पर इसका प्रयोग होता था और इसको लागू करने का प्रयास करता था पूरे देश पर। जैसे मान लीजिए आपके गांव में बाढ़ आया, तो बाढ़ आपके गांव में आया, उसका कोई ना कोई कारण होगा, वहां का कारण देखा जाए, तो उसके कारण को जब पता किया जाएगा कि आपके गांव में बाढ़ क्यों आया, तो उसमें ये पता चला कि आपके गांव में एगो था मान लीजिए कि तालाब था, वो तालाब टूट गया, यानी उसका जो पानी है वो तालाब से बाहर निकल गया, इसी से बाढ़ आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन अब इसी को लागू नहीं कर दिया जाए पूरा भारत पर कि पूरे भारत में बाढ़ आया तो वो तालाब के पानी से ही आया, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। एक गांव में कहीं आया और उसको आप बना रहे हैं पूरे भारत का, तो ये तो गलत है। तो ठीक वैसे ही व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है ना एक छोटे इकाई का अध्ययन करता था, यानी छोटे जगह का अध्ययन करता था, एक जगह का एक गांव का अध्ययन करता था और उसका थ्योरी जो बनाता था ना वो सभी पर लागू कर देता था, बोलता था यही होता है सब जगह। तो ये इसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी, ठीक है। इसी के बिहाफ पर, इसी की आलोचना पर देखिएगा उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण का उद्भव होता है, विकास होता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हो गई खत्म। उसके बाद आ जाइए, अब इसका निष्कर्ष भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो निष्कर्ष में आप लिखिएगा, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण 20वीं सदी की देन है, लेकिन उसके जड़ बहुत पुराने हैं, जो कि आपको बताए थे। आज के वैज्ञानिक युग में व्यवहारवाद ने न केवल एक महत्वपूर्ण अध्ययन शाखा के रूप में अपना जो है उपस्थिति दायर किया, बल्कि राजनीति विज्ञान के स्वरूप को भी बदलने का काम किया, ठीक है। व्यवहारवाद के महत्व को देखते हुए डेविड स्टर्न, यही जो प्रणेता है डेविड स्टर्न, इन्होंने व्यवहारवाद को किस तरह परिभाषित किया उसको देखिए। व्यवहारवाद संपूर्ण मानव विज्ञान में विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक सिद्धांतों के प्रारंभ का सूचक है तथा समाज के विभिन्न परिवर्तनशील अवबोधन उपागम की एक लंबी पंक्ति में एक नए नूतन का विकास करता है, ठीक है। यानी कि ये जो डेविड स्टर्न है ना, इन्होंने बोला व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है ना, ये संपूर्ण मानव विकास जो मानव का जो विज्ञान है ना उसमें विश्लेषणात्मक चीजों को जोड़ने का काम किया, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये बताते हैं खास करके इस परिभाषा के द्वारा, ठीक है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे अब एंड कर देते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि ऐसे भी वीडियो बड़ा बन चुका है और एक टॉपिक आपका रह गया है। यूनिट 1 में मात्र एक टॉपिक आपका छोड़े हैं, वो है उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण। उसको हम लोग जब सेकेंड यूनिट को शुरू करेंगे ना, तो वहां पे उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण पढ़ाएंगे, फिर आपको बताएंगे उदारवादी दृष्टिकोण, वहां पे मार्क्सवादी दृष्टिकोण बताएंगे, फिर आपको जो उसमें और भी चीजें हैं अराजकतावादी दृष्टिकोण है, तो उन चीजों को वहां पे एकदम एक साथ कर देंगे, ठीक है। तो एक टॉपिक यहाँ पे छूटा है, बस एक ही टॉपिक है, इसको याद करा दीजिएगा कि सर जब जो बच्चे पूरा देख लिए होंगे ना वीडियो, तो वो जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि सर अगले वीडियो में हम लोग को उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण को पढ़ाइए, तब हम उसको कंटिन्यू कर देंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा नहीं लगा ये तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्त। बाकी हम तो अपनी मेहनत के साथ आपके सामने आए थे और अपना मेहनत पूरा करके दे दिए आपको, ठीक है। आप देखिएगा इतने कम समय में, यानी 1 घंटा सवा घंटा में इतना टॉपिक को पढ़ाना और इतने टॉपिक को समझा देना, बहुत जो यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर होंगे आपके, आप जिनसे पढ़े भी होंगे, वो देखिएगा वो एक एक टॉपिक को खाली अर्थ बताते बताते, राजनीति विज्ञान का अर्थ ये होता है वो होता है, इतने करते करते 1 घंटा ले लेंगे, ठीक है। ये टॉपिक को पूरा मतलब एक यूनिट को खत्म करने में ना वो बहुत समय ले लेंगे, अगर देखिएगा तो वो 10-12 क्लास करा देंगे, ठीक है। लेकिन जब चीजें आप पढ़िएगा ना, आपको जो लिखना है ना, जो आपको समझना है ना, वो इतना ही है।
इतना अगर पढ़ लेते हैं, इतना अगर समझ लेते हैं, इतना ही अगर आप लिख के आइएगा, तो यकीनन आप जान लीजिए कि आपको बेहतरीन नंबर मिल रहा है। उलूल-जुलूल की चीज़ों को जान के आप क्या कर लीजिएगा, चूँकि लिखना आपको है 3 घंटे में, आप दुनिया जहान का पढ़ लिए और पता चला कि आप जब एग्ज़ाम देने गए, वहाँ आया ही नहीं, तो वो काम नहीं कीजिएगा। पढ़िए उतना ही जिससे एग्ज़ाम भी हो जाए और आपको एक अच्छा नॉलेज भी हो जाए और समय भी आपका कम लगे, ठीक है? तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर हम पढ़ा दिए आपको। कितना पसंद आया, नहीं आया, वो आप कमेंट करिएगा, दोस्त में शेयर कीजिएगा। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्त में शेयर कर दीजिए। आप इतना कीजिए ना कि आप अगर देखे हैं ना, तो आप 3-4 लोगों को शेयर कर दीजिए, बस इतना ही कीजिएगा और आपसे हम कभी कुछ नहीं माँगेंगे। पूरा आपका भी जो है ना चारों सेमेस्टर मतलब चारों साल कंप्लीट फ्री में पढ़ा देंगे, आपको 1 रुपया नहीं देना होगा। लेकिन बस इतना ही करना है बच्चों कि अपने दोस्त में खाली शेयर कर दीजिएगा। अब रहा कि पीडीएफ सर कहाँ मिलेगा? तो सर देखिए पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का चैनल आपके डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, वहाँ पे जॉइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको दे देंगे। और रहा बात कि जिस बच्चे को पीडीएफ नहीं मिलता है टेलीग्राम पर आप खोज नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, आप नए हैं, तो आपको टेलीग्राम खोजना नहीं आता होगा, हम जानते हैं, आपकी गलती नहीं है, हमारी भी गलती है, हम भी नहीं जानते। तो ये जो नंबर है ना सर, यही नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा कि सर हैंड रिटेन नोट्स दे दीजिए आप, जो हम अपना हाथ से बनाए हैं नोट्स ना, उसको दे देंगे, पीपीटी का दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। आपके साथ कोई कंजूसी नहीं करेंगे कि आपको नहीं देंगे, ठीक है? लेकिन आप कमेंट ये मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप खाली, ठीक है? आप ये नहीं, फ़ोन नहीं कीजिएगा दोस्त, क्योंकि एक आदमी है, कितना फ़ोन उठाएँगे बोलिए तो? आप फ़ोन कीजिएगा तो हम पढ़ा नहीं ना पाएँगे। तो फ़ोन नहीं कीजिएगा, खाली मैसेज कर दीजिएगा और हम जैसे ही मैसेज को देखेंगे ना, हम आपको दे देंगे। आप लेकिन इतना ज़रूर लिखिएगा कि सेमेस्टर अपना लिख दीजिएगा, बीए फर्स्ट सेमेस्टर, पॉलिटिकल साइंस का नोट्स चाहिए सर, हम दे देंगे, ठीक है? इतना खाली लिख दीजिएगा, हम दे देंगे। बस इतना ही करना है, फ्री में आपको दे देंगे। आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ठीक है? आप खाली पढ़ लीजिए अच्छे से। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।